हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी क्रैश कोर्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। तो हमने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स के फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के लिए फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। आपने देख लिया लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए क्या एक्सप्रेशंस हैं, एनालिसिस इक्वेशन, सिंथेसिस इक्वेशन। फिर आपने यहाँ डिफाइन किया कि एक से ज़्यादा सिग्नल्स के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेम हो सकता है, तो आपको कुछ यूनिक उसके ट्रांसफॉर्म को बताने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टी अलग से डिफाइन करनी पड़ेगी। तो आपने डिफाइन किया रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, हमने डेफिनेशन देखी, फिर हमने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टीज देखी, हमने कुछ बेसिक लैप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर्स देखे और फिर हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज देखी। तो जैसी प्रॉपर्टीज आपकी फूरियर सीरीज में थी वैसे ही सभी प्रॉपर्टीज फूरियर ट्रांसफॉर्म में फिर से रिपीट हुई लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो यहाँ भी हमने कुछ बेसिक लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स देख लिए हैं, उनका याद रहना आपके लिए जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन होगा यहाँ पर अब इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। क्या क्या चीज़ें हमारी अभी रिमेनिंग है इसमें, जैसे अगर हम देखें बेसिक ट्रांसफॉर्म पेयर्स, उसका एक बार लिस्ट होना जरूरी है कि आपको पता रहे आपने ये चीज़ें कर ली हैं। उसके बाद फिर हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे। एलटीआई सिस्टम में लैप्लास ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे। यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है विद गिवन इनिशियल कंडीशंस, तो उसकी हम यहाँ पर डिस्कशन के बाद ये टॉपिक अपना कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम देख लें एक बार जितनी जल्दी हो सके कि क्या चीज़ें हमने देख ली हैं जो इंपॉर्टेंट लैप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर्स हैं हमारे पास। सबसे पहले तो आपने डिफाइन किया लैप्लास ट्रांसफॉर्म, एक्सटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपने लिखा, एक्सटी के लिए अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप डिफाइन कर रहे हैं एक्स ऑफ एस से, तो आपने दो इक्वेशंस लिखी यहाँ पर। पहली इक्वेशन एक्स ऑफ एस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सिग्नल एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन किया आपने x of t equals to 1 upon 2 pi j integration from sigma minus j infinity to sigma plus j infinity x of s e to the power plus st ds। ये हमारे पास दो इक्वेशंस थी और इस इक्वेशन से आपने जो ट्रांसफॉर्म पेयर्स देख लिए हैं, जैसे हमने लिया पहले ut, अगर तो ut के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म वैल्यू 1 अपॉन s, और ROC हमने देखा ut हमारा कैसा सिग्नल है, राइट साइडेड सिग्नल है। तो हमने देखा था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म राइट साइडेड सिग्नल्स का हमेशा राइट साइडेड नेचर का ही होगा। आपको बस आइडेंटिफाई करना है अगर ट्रांसफॉर्म रैशनल है तो उसके पोल्स कहाँ हैं। जैसे ही आपने देखा पोल ओरिजिन पर लोकेटेड है, मतलब s इक्वल्स टू 0, सिग्मा इक्वल्स टू 0 पर पोल है, तो उसको छोड़कर राइट साइडेड नेचर बनाने के लिए आपने ROC क्या डिफाइन की, रियल पार्ट ऑफ s दैट इज सिग्मा ग्रेटर देन 0। ऐसे ही अगर आपने देखा कि एक और दूसरा एंटी कॉजल एसी का पेयर एक होगा, एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए सेम लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा माइनस ऑफ u ऑफ माइनस टी, इसके लिए भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेम था 1 अपॉन s। अभी भी पोल लोकेटेड है 0 पर, लेकिन हमारा सिग्नल लेफ्ट साइडेड है, तो ROC भी कैसी होनी चाहिए, लेफ्ट साइडेड, इसलिए लेफ्ट टू द लेफ्ट मोस्ट पोल आपने ROC ली, और यहाँ पर आपके पास ROC थी रियल पार्ट ऑफ s लेस देन 0। फिर आपने देखा अगर हम TUT लेते हैं तो TUT के लिए लैप्लास 1 अपॉन s स्क्वायर, अभी भी पोल हमारे ओरिजिन पर ही हैं, एक से ज़्यादा पोल्स हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, पोल्स का रियल पार्ट आपको बस देखना है। तो आपको दिख रहा है 0, इसलिए रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन 0। फिर यहीं पर आप अगर डिफाइन करते माइनस ऑफ t u ऑफ माइनस टी, तो इसके लिए भी ट्रांसफॉर्म की वैल्यू सेम होती 1 अपॉन s स्क्वायर, लेकिन रियल पार्ट ऑफ s लिखा होता आपने लेस देन 0, क्योंकि सिग्नल आपका लेफ्ट साइडेड है। इसीलिए आपने फिर से लिखा इन जनरल t टू द पावर n u ऑफ t, इसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। अभी भी पोल हमारे ओरिजिन पर ही लोकेटेड हैं, n प्लस 1 ऑर्डर के पोल हैं, तो फिर से आपने लिखी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की ROC ग्रेटर देन 0। इसी का आप एंटी कॉजल पार्ट भी लिख लेंगे। फिर हमने कुछ और सिग्नल्स लिए, जैसे आपने देखा डेल ऑफ t, तो डेल t के लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू मिली आपको 1, इसलिए आपने लिखा एंटायर s प्लेन, क्योंकि इसमें s का कोई फंक्शन नहीं है जिस पर ट्रांसफॉर्म इनफाइनाइट हो जाए इसकी किसी वैल्यू के लिए, तो आपने इसलिए लिखा एंटायर एस प्लेन। अब आपने जैसे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी, तो अगर हमारे पास होता डेल ऑफ t माइनस 1, तो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होती है, इस 1 में क्या मल्टीप्लाई करते, e टू द पावर s तो होगा ही, और ये माइनस 1 दैट इज e टू द पावर माइनस s। ऐसे ही अगर हमने लिया होता डेल ऑफ t प्लस 1, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होती, e टू द पावर प्लस s। मतलब जो भी हमारे पास सिग्नल है, जैसे ut अगर हमारे पास है 1 अपॉन s, तो u ऑफ t माइनस 4 का ट्रांसफॉर्म, u ऑफ t माइनस 4 ट्रांसफॉर्म की वैल्यू, ठीक है, ये सभी चीज़ें हमें पता है, e टू द पावर माइनस 4s अपॉन s। इसके बाद फिर हमने देखा कि अगर हम लेते हैं सिग्नल e टू द पावर माइनस ATUT, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू 1 अपॉन s प्लस a, राइट साइडेड सिग्नल पोल लोकेटेड है माइनस a पर, इसलिए ROC राइट टू द राइट मोस्ट पोल दैट इज रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन माइनस a, एंटी कॉजल पार्ट माइनस a टू द पावर माइनस ATUT, ट्रांसफॉर्म सेम, ROC
रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन माइनस ए, पोल से लेफ्ट हैंड साइड का पूरा रीजन। फिर आपने इसमें देखा कि टी टू द पावर एन अगर हम मल्टीप्लाई कर दें e टू द पावर माइनस ए टी यू टी, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फैक्टोरियल एन अपॉन एस प्लस ए टू द पावर एन प्लस वन। पोल अभी भी माइनस ए पर लोकेटेड है, तो अभी भी रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस ए। इस टाइप से आपके पास इसका भी एंटी कॉजल मिल जाएगा। फिर आपने जैसे लिया कॉस ओमेगा नॉट टी यू टी, इसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। पोल्स लोकेटेड हैं प्लस माइनस जी ओमेगा पर, जिनका रियल पार्ट जीरो है, इसलिए आपने लिखा लैप्लास ट्रांसफॉर्म की आरओसी रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन जीरो। साइन ओमेगा नॉट टी यू टी ट्रांसफॉर्म ओमेगा नॉट अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, आरओसी सेम है। यहीं पर अगर आपने लिया होता कॉस एच ओमेगा नॉट टी यू टी, तो देखिए आपको पता है जैसे अगर कॉस एच ओमेगा नॉट लिख रहे हैं तो कॉस एच ओमेगा नॉट का मतलब ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर ओमेगा नॉट टी प्लस ई टू द पावर माइनस ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई टू, ये आपका कॉस एच ओमेगा नॉट टी। तो अगर आप ई टू द पावर ओमेगा नॉट टी का ट्रांसफॉर्म देखें कैसे फाइंड करेंगे हम, ये इसके साथ आपका क्या मल्टीप्लाइड है, यू टी मल्टीप्लाइड है। तो अगर आप इस फैक्टर का देखते हैं, यू टी का पता है वन अपॉन एस, तो अगर ई टू द पावर एस नॉट टी मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे ई टू द पावर एस नॉट टी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ट्रांसफॉर्म में एस को रिप्लेस करना आपको एस माइनस एस नॉट से। तो इसलिए ओमेगा नॉट टी इंटू यू टी, इसका ट्रांसफॉर्म, पहले ट्रांसफॉर्म की वैल्यू थी वन अपॉन एस, तो अब वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपॉन एस माइनस ओमेगा नॉट। ये वन बाई टू दोनों में से कॉमन हम बाहर ले सकते हैं, प्लस इसके लिए ट्रांसफॉर्म वन अपॉन एस प्लस ओमेगा नॉट। तो अगर आप देखें ये वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज एस प्लस ओमेगा नॉट प्लस एस माइनस ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट कैंसल्ड, 2s अपॉन 2 दैट इज s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो अब देखिए पोल कहां पर लोकेटेड है, ये आपके पास ट्रांसफॉर्म आ गया, वैल्यू क्या आई, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस दैट इज एस स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो इस केस में क्योंकि पोल्स की वैल्यू थी प्लस माइनस जी ओमेगा नॉट, मतलब रियल पार्ट पोल्स का कितना था, जीरो, इसलिए आपने लिया आरओसी रियल पार्ट ग्रेटर देन जीरो। लेकिन अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो पोल्स लोकेटेड है प्लस माइनस ओमेगा नॉट पर, जो रियल वैल्यू है, तो इसलिए इसके लिए आरओसी क्या लिखेंगे हम, रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। अगर हमने यूटी लिया हुआ है तो ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, अगर इसी का हम एंटी कॉजल पार्ट लिखते दैट इज माइनस ऑफ कॉस एच ओमेगा नॉट टी यू ऑफ माइनस टी, तो ट्रांसफॉर्म सेम होता एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, लेकिन आरओसी क्या होती, रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन ओमेगा नॉट। जहां पर पोल हैं, बस आप देख रहे हैं कि दोनों हमारे दो पोल्स हैं, कहां कहां पर, प्लस और माइनस ओमेगा नॉट पर। अब मतलब ये अगर आप देखें यहां पर क्या वैल्यू होगी, देखिए आपके दो पोल्स हैं, एक पोल लोकेटेड है आपका, अगर आपने यहां से इस फैक्टर से पोल लोकेट किए, एक माइनस ओमेगा नॉट पर पोल है और एक प्लस ओमेगा नॉट पर पोल है, तो यहां पर क्या वैल्यू आएगी, मतलब जब आपने सिग्नल को राइट साइडेड लिया तो उसके लिए आरओसी कैसी लिखी, राइट टू द राइट मोस्ट पोल, तो आपने ये आरओसी लिखी दैट इज रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। लेकिन जब आप लेफ्ट साइडेड ले रहे हैं, एंटी कॉजल ले रहे हैं अगर आप, तो उस केस में दो जो पोल्स हैं वो आपके माइनस ओमेगा नॉट और प्लस ओमेगा नॉट पर लोकेटेड हैं, तो क्या होगी आरओसी, लेफ्ट टू द लेफ्ट मोस्ट पोल, मतलब रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन लेफ्ट मोस्ट पोल कहां पर है, माइनस ओमेगा नॉट पर। ऐसे ही आप लिख सकते थे अगर आपने लिया होता साइन एच ओमेगा नॉट टी यू टी, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू होती ओमेगा नॉट अपॉन, बस डिनोमिनेटर में माइनस साइन आ जाएगा, एस स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन प्लस ओमेगा नॉट, एंड इट इज, अगर इसके लिए भी लिखेंगे तो फिर से हमारी ये वैल्यू माइनस ओमेगा नॉट आ जाएगी, ठीक है। फिर आपने यहां पर देखा कि अगर हम ई टू द पावर माइनस ए टी कॉस ओमेगा नॉट टी यू टी लें, इसके लिए ट्रांसफॉर्म एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और आरओसी क्योंकि पोल्स का रियल पार्ट माइनस ए है, यार फॉर रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस ए। यहां पर आपने फिर से लिखा ई टू द पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा नॉट टी यू टी, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू ओमेगा नॉट अपॉन एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये सभी चीज़ें हम लिख रहे हैं क्योंकि अगर हमें इन्वर्स का भी फाइंड करना होगा तो इन्वर्स आप
कंपैरिजन के मेथड से ही फाइंड करेंगे। आप पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करेंगे, देखेंगे अभी हम, तो जब तक हमें ये इन्वर्स पता नहीं होगा कि जब ये फैक्टर आ गया तो इसका इन्वर्स हम लिख पाएँ, तो उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्म पेयर्स ये हमें नोन होने चाहिए। तो इसलिए ये दोनों तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, आप इनको यूज़ करते हैं। दैट इज ओमेगा नॉट अपॉन एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अभी भी ROC क्या है? रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस है, जहाँ पोल्स हैं हमारे लोकेटेड, उनका जो रियल पार्ट है उसके बाद का पूरा रीजन, क्योंकि सिग्नल आपने जो लिया है वो कैसा लिया है? राइट साइड नेचर का सिग्नल लिया है। इसी में फिर अगर आप देखें दैट इज, ठीक है, आपने लिख लिया। तो ये सभी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और यहाँ तक हमने कोई ऐसा कुछ क्रैश कोर्स टाइप का नहीं किया है कि आपने सिर्फ ये चीज़ें रटी हो, आपने पूरी चीज़ देखा है कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो यहाँ पर हम बस थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, बीच में हम एक चीज़ को 2-3 तरीके से नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट आपको मिल सके, ऐसी कोशिश है अपनी। तो नेक्स्ट जैसे कुछ और सिग्नल्स का हम देख लेते हैं, ठीक है, इतने तो हमें पता ही है। इसी के साथ आपने एक और देख लिया था, जैसे आपने अगर सिग्नल लिया था कॉस, या हमने लिया था बाद में जब एक सिग्नल दैट इज साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी इंटू यू ऑफ टी माइनस टी नॉट। तो इसका ट्रांसफॉर्म आपके पास दो फॉर्म में चीज़ें थी, या तो आपने लिखा था ई टू द पावर माइनस एस नॉट टी अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी नॉट प्लस tan इनवर्स ओमेगा नॉट अपॉन एस। या तो आपने ऐसी ये वैल्यू लिखी थी, ऐसी को आप और लिख सकते थे, इट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एस नॉट टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू थी ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी नॉट एंड प्लस एस साइन ओमेगा नॉट टी नॉट, क्योंकि दोनों ही फॉर्म्स हमें मिले थे। तो इस टाइप की हमने बात की थी कि इसके जो और 2-3 फॉर्म्स और पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर कॉस अगर आप ले लें, और फिर यहाँ पर अगर आप इसमें टी में शिफ्टिंग ले लें, यहाँ यू ऑफ टी ही रहने दें। तो ये 3-4 केसेस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक और चीज़, जैसे अभी हमने देखा एग्जाम्पल कि अगर टी टू द पावर एन यू टी है, तो इसका लैप्लास आप लिखते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1। लेकिन ये फैक्टोरियल एन आप तभी डिफाइन कर पाएंगे जब एन आपका इंटीजर है। अब अगर हमें, जैसे मान लें अगर हम, कि हमारे पास क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है लैप्लास ऑफ टी टू द पावर 5/2 यू ऑफ टी। अगर इस सिग्नल के लिए हमें लैप्लास फाइंड करना हो तो फिर हम इस मेथड से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको हम एक और फॉर्म देख लेते हैं। जैसे अगर आपको इस फंक्शन का लैप्लास चाहिए टी टू द पावर एन यू टी, तो इसका लैप्लास क्या लिख सकते हैं हम? एक्स ऑफ एस इक्वल्स टू, इसके लिए जो सिग्नल आपको जिसका लैप्लास चाहिए आप उसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यू टी लगा हुआ है तो हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स ले लेते हैं 0 टू इन्फिनिटी। उस बीच में फंक्शन की वैल्यू टी टू द पावर एन, साथ में आपको लिखना है टू द पावर माइनस एस टी डी टी। अब जब भी 0 टू इन्फिनिटी अगर ये फॉर्म, इस फॉर्म की चीज़ें आती हैं, तो पता है आपको कि आपको किससे कंपेयर करना है। आप अगर देखें तो आप लिखते हैं गामा फंक्शन गामा ऑफ एम इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर माइनस एम डी एक्स, ऐसी चीज़ आप लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें इस फंक्शन को, अगर इस फॉर्म में लाने के लिए ई टू द पावर माइनस एक्स होना चाहिए, तो यहाँ पर जो चीज़ आपको दिख रही है एस टी, अगर हम यहाँ एज्यूम कर लें कि लेट दिस एस टी इज इक्वल्स टू, आपने अगर कोई भी वैल्यू ले ली, सपोज हमने ले लिया लैम्डा, तो यहाँ से अगर आप देखें टी को हम क्या लिख सकते हैं, तो टी को हम लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन एस, ठीक है ये। फिर आपने देखा कि अगर हम यहाँ पर ये अगर हम ds और dt के बीच का रिलेशन देखें, मतलब dt और d लैम्डा के बीच का, तो यहाँ पर अगर आपने t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो s इक्वल्स टू d लैम्डा अपॉन ds, तो आपको इट इज d लैम्डा अपॉन dt, तो यहाँ से dt की वैल्यू क्या आ जाएगी? d लैम्डा अपॉन s आ जाएगी। और अगर आप लिमिट्स देखें तो आप t की लिमिट्स पुट कर रहे हैं व्हेन t टेंड्स टू 0 देन लैम्डा टेंड्स टू व्हाट, क्योंकि लैम्डा आपका s इंटू टी है, अगर आप t 0 लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू भी क्या मिलेगी? 0। और अगर आपने व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी देन अगेन लैम्डा टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो x ऑफ s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अभी भी 0 टू इन्फिनिटी है, t की जगह पर आप लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन s टू द पावर n इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू डी टी की जगह हमने लिख लिया d लैम्डा अपॉन s। तो अगर यहाँ से हम देखें, ये हमारे पास जो s है, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन लैम्डा के रिस्पेक्ट में, तो उस s को हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। s का पावर n 1 अपॉन s का पावर n यहाँ है और एक 1 अपॉन s यहाँ भी है, मतलब आप ओवरऑल अगर देखें तो हम इसमें से 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 बाहर ले सकते हैं। इंटीग्रेशन हमारा क्या है? 0 टू इन्फिनिटी। इसको अगर हम पहले लिख लें e टू द पावर माइनस लैम्डा, अब यहाँ पर क्या चीज़ बची? सिर्फ लैम्डा टू द पावर n बची। लैम्डा टू द पावर n
डी लैम्डा। अब अगर आप इस इक्वेशन को, इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल के साथ कंपेयर करें, ये जो इंटीग्रल है हमारा, तो क्या दिख रहा है हमें, x की जगह पर हमने लैम्डा ले लिया है, तो e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर क्या होना चाहिए, इट इज नॉट, इट इज व्हाट, x टू द पावर m माइनस वन। जैसे आप अगर गामा n लिखते हैं तो x टू द पावर n माइनस वन लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है, m माइनस वन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो m माइनस वन की जगह पर क्या आ रहा है हमारे पास, m माइनस वन की जगह पर आ रहा है n। मतलब आप यहाँ से अगर देखें ये जो गामा फंक्शन बनता, गामा ऑफ m, वहाँ पर m की वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो m माइनस वन इक्वल्स टू हमें यहाँ दिख रहा है n, देयरफॉर m इक्वल्स टू व्हाट, n प्लस वन। मतलब हम इस पूरी चीज को क्या कह सकते हैं, गामा ऑफ n प्लस वन कह सकते हैं। ये पूरी चीज हमारे लिए क्या है, गामा ऑफ m, दैट इज गामा ऑफ n प्लस वन। तो अब हमारे पास रिजल्ट आ गया कि t टू द पावर n ut, इसका लैप्लास हमने वैल्यू फाइंड की, ये पूरी वैल्यू गामा ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाई s टू द पावर n प्लस वन। तो ये देखिए रिजल्ट हम ऑलरेडी लिख चुके थे, क्योंकि आपको पता है कि हमने अभी तक जो रिजल्ट लिखा था फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस वन, तो ये आपको रिजल्ट पता है, रिलेशन गामा फंक्शन और फैक्टोरियल का, कि n प्लस वन गामा फंक्शन, गामा ऑफ n प्लस वन इज फैक्टोरियल n। आपको और जो चीजें पता है कि जैसे गामा ऑफ n प्लस वन आया तो इसकी वैल्यू और क्या होती है, n इंटू गामा n। तो जब भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी कोई, अगर हमारे पास इरेशनल मतलब अगर नॉन इंटीजर वैल्यूज हैं, तो नॉर्मली वो 3/2 5/2 इस फॉर्म की अगर चीज़ है तो आप उसको 1 + 1/2 इस फॉर्म में आप ब्रेक कर सकते हैं। और जो फाइनली आपके पास फैक्टर्स आएंगे, आपको ये पता होना चाहिए गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट पाई, गामा ऑफ 1 इज 1। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से ये आपने एक फॉर्म ऑलरेडी लिखा था इसका, t टू द पावर n ut का ये वाला फॉर्म हमने ऑलरेडी लिखा था, इसको भी आप नोट कर लीजिए वहीं पर, गामा ऑफ n प्लस वन अपॉन s टू द पावर n प्लस वन। इसको सॉल्व कर लें अगर हम, t टू द पावर 5/2 ut, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 5/2 है, तो हम क्या लिखते हैं इसका लैप्लास, t टू द पावर n ut का लैप्लास अभी हमने लिखा है, इट इज गामा ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाई s टू द पावर n प्लस वन। तो n की वैल्यू कितनी है, 5/2 है, मतलब हमें क्या वैल्यू मिली, गामा ऑफ 5/2 प्लस वन दैट इज 7/2, 5/2 प्लस वन दैट इज 7/2, ठीक है, ये डिवाइडेड बाई s टू द पावर n प्लस वन। अब ये आपको गामा ऑफ 7/2 की वैल्यू कैसे मिलेगी, जैसे अगर आप देखें तो ये गामा ऑफ 7/2 को, जिसको आपने कहाँ से फाइंड किया, 1 + 5/2 से किया, तो गामा ऑफ n प्लस वन इज इक्वल्स टू n इंटू गामा n, दैट इज 5/2 गामा ऑफ 5/2। अब फिर से ये 5/2 की वैल्यू अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/2 इंटू, ये 5/2 को हम 1 + 3/2 लिख सकते हैं, तो गामा ऑफ 3/2 प्लस 1 का मतलब 3/2 गामा ऑफ 3/2। फिर से इस 3/2 को कैसे ब्रेक करेंगे, तो ये आपके पास ब्रेक हो जाएगा, देखिए आपके पास ये 5/2 एक ऑलरेडी बाहर था, उसके बाद आपने इसको लिख लिया ऐसा, फिर ये आप लिखेंगे इसको 5/2 इंटू 3/2, और गामा ऑफ 3/2 का मतलब गामा ऑफ 1 + 1/2, तो गामा ऑफ n प्लस वन इज n गामा n, तो फिर से आपने लिखा 1/2 इंटू गामा ऑफ n/2, दैट इज गामा ऑफ 1/2। अब ये गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 5 इंटू 3 दैट इज 15 अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते थे। अब इसमें जैसे हम और देख लें कि कुछ आप बेसिक और ट्रांसफॉर्म्स देख लें, तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, दो चीज़ें होंगी, तो ट्रांसफॉर्म देखना होगा, इनवर्स देखना होगा। तो अगर हम ट्रांसफॉर्म देखने की अभी अगर बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन होता है x ऑफ t इज इक्वल्स टू t² - 2t इंटू u ऑफ t - 1। तो कितने मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक मेथड आप क्या यूज़ कर सकते थे कि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ये प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो आपको हर एक टाइम में जो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं किसी सिग्नल पर, उसका इफेक्ट आपको ट्रांसफॉर्म पर क्या होने वाला है ये पता है। तो जैसे इसमें से अगर आपने कोई भी एक पार्ट देख लिया जिसका ट्रांसफॉर्म आपको पता है, जैसे आपको कुछ नहीं दिखे तो ut या u ऑफ माइनस t दिखेगा ही, तो यहाँ से जैसे आपको दिख रहा है u ऑफ t - 1, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे कि अगर हमें पता है ut का ट्रांसफॉर्म 1/s, तो u ऑफ t - 1 का ट्रांसफॉर्म e टू द पावर -s अपॉन s। अब फिर इसमें देखिए इस चीज को आप अगर आप कैसे लिख लेते, दैट इज इसको आप दो पार्ट्स में लिख सकते थे, t² इंटू u ऑफ t - 1 एंड माइनस 2t इंटू u ऑफ t - 1। तो अगर आपके पास u ऑफ t - 1 का लैप्लास आ गया
तो अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन बाई टी प्रॉपर्टी यूज करें तो टी इंटू यू ऑफ टी माइनस वन, इसका लैप्लास क्या हो जाएगा? जब आप मल्टीप्लाई करते हैं टी से तो क्या होता है? माइनस ऑफ डी बाई डी एस ऑफ ये जो भी ट्रांसफॉर्म था आपके पास। तो अभी हम बस इसको देख रहे हैं प्रोसीजर, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती। आपने इस पार्ट का तो इसका मतलब फाइंड कर लिया। लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करके अगर आपको इस पूरे सिग्नल का चाहिए तो एक बार इसका निकाल लीजिए, फिर इसका निकाल लीजिए, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो इसका तो ट्रांसफॉर्म आपको मिल गया, टी इंटू यू ऑफ टी माइनस वन का ट्रांसफॉर्म आपको मिल गया। अब आपको टी स्क्वायर का चाहिए तो फिर से क्या करना है, हमें एक बार और टी का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो टी इंटू यू ऑफ टी माइनस वन, अब ये क्या हो जाती वैल्यू? हम फिर से यहाँ पर एक माइनस साइन लेते, उसके बाद हम डी बाई डी एस करते किस वैल्यू का? ये जो हमारे पास रिजल्ट आ चुका था दैट इज माइनस ऑफ डी बाई डी एस ऑफ ई टू द पावर माइनस एस अपॉन एस। तो ये चीज आपको फाइनली इसका ये ट्रांसफॉर्म मिल जाता है इस वाले पार्ट का। फिर दोनों का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और हमारे पास रिजल्ट आता। लेकिन ये मेथड लेंदी हो जाएगा, लेकिन आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन पता है तो आप किसी भी इस तरह के सिग्नल्स को फॉर्म कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म। जैसे मान लीजिए अभी हम बस यहाँ क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास होता कि एक्स ऑफ टी कोई एक सिग्नल है, आपको दे दिया गया होता कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस टू टी यू टी, जिसका ट्रांसफॉर्म आपको पता है वन अपॉन एस प्लस टू। अब आपसे एक सिग्नल डिफाइन कर दिया जाता है एक्स वन टी और लिख दिया जाता है यहाँ पर वैल्यू क्या है उसकी? माइनस टू इंटू डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर माइनस टू टी एक्स ऑफ टी। अगर हमारे पास ऐसा सिग्नल आ जाता और पूछा जाता है इस सिग्नल का लैप्लास क्या होगा, तो अगर आपको पता है एक्स टी का लैप्लास क्या है तो उसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कीजिए कि अगर आपने ई टू द पावर एस नॉट टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतने सिग्नल का लैप्लास क्या होगा। फिर टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी यूज कीजिए कि डी बाई डी टी से अगर डिवाइड मतलब अगर हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो ट्रांसफॉर्म एस मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ तक का मिल गया लैप्लास, तो फिर उसमें अगर आपने टी मल्टीप्लाई किया टाइम में तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये प्रॉपर्टी यूज कीजिए। तो इस तरह से आप स्टेप वाइज बढ़कर यहाँ से चलना शुरू करके अगर आपको एक्स टी का पता था इसके मल्टीप्लीकेशन का क्या इफेक्ट होगा, डिफरेंशिएशन का क्या इफेक्ट होगा, मल्टीप्लीकेशन बाई टी का क्या इफेक्ट होगा, ऐसे आप स्टेप वाइज प्रोसीजर को फॉलो करके डेफिनेटली लैप्लास ट्रांसफॉर्म तक पहुंच सकते हैं। अब जैसे और जो आपके टूल्स हैं कि कैसे आप इजीली फाइंड कर सकें ट्रांसफॉर्म्स को, तो उसके लिए हमने जो बेसिक ट्रांसफॉर्म्स पढ़ रखे हैं उस पर टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इफेक्ट आपको पता है, तो उससे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अगर वो मेथड देख लें तो कुछ चीजें यहां पर और हमारे लिए, तो ये जो हमने टेबल अभी बनाई है इस टेबल में आप एक और कॉलम ऐड कर सकते थे कि वेदर द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन सिग्नल एग्जिस्ट और नॉट। अगर आपको दिख रहा है कि सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तब तो आप इसी लैप्लास ट्रांसफॉर्म में एस इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट कर सकते हैं, आप लिखते कि फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट। अदरवाइज अगर आपको दिख रहा है अनबाउंडेड सिग्नल है तो फिर आपको लिखना था नॉट। तो ये सभी चीजें और आरओसी को देखकर स्टेबिलिटी पर कमेंट कर सकते थे आप। जैसे अगर हमने इन दोनों केसेस में देखा तो क्या कहेंगे हम? नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, क्योंकि हमारी आरओसी जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड नहीं कर रही, ग्रेटर देन जीरो दिख रहा है। लेकिन अगर यहां देखें हम अगर हम जैसे इस केस में देख रहे हैं यहां पर भी ओमेगा नॉट के बाहर मतलब जे ओमेगा एक्सिस हमारी इंक्लूड नहीं हुई, जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड नहीं हो रही, इसमें भी इंक्लूड नहीं हो रही। तो ये चीजें आपको पता है कि स्टेबल कब होगा? जब आरओसी में जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड होगी तभी हमारा वो सिग्नल स्टेबल होगा जिसका हमने ट्रांसफॉर्म लिया है। ठीक है, तो हम कुछ और देख लेते हैं इसमें प्रॉपर्टीज। इसके बाद फिर पूरी चीज आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे पता है कि वर्कबुक में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आप अगर उसको देखेंगे नहीं और आप ये सोचेंगे कि ठीक है बन जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम है। तो मोस्टली मुझे ये चेक करना है कि आपने जो फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म्स पढ़े हैं उनके सिमेट्री कंडीशंस वाले प्रॉब्लम्स आपसे बन रहे हैं या नहीं, देखकर आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, तो वो आपका रिस्पॉन्स जरूरी है। ठीक है, तो अभी हमने एक सिग्नल लिया, u ऑफ t माइनस वन। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि
अगर हमारे पास सिग्नल होता यूटी, यूटी का लैप्लास पता है हमें 1/s, टी यूटी का भी पता है, टी यूटी का लैप्लास क्या 1/s²। अगर हम यहां पर टाइम में शिफ्ट करें तो t-1 u ऑफ t-1 का लैप्लास क्या होगा? टाइम शिफ्ट का मतलब अगर आप यहाँ t को दोनों ही जगह आपको रिप्लेस करना पड़ेगा t-1 से, ऐसा नहीं कि हम t-1 ut लिखेंगे या t इंटू यू ऑफ t-1 लिखेंगे। टाइम शिफ्टिंग के लिए दोनों ही जगह आपने शिफ्ट लिया, तो अब इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा? अगर ut का t-ut का पता है आपको, तो आपने इसमें e⁻⁻s मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमें t² ut का पता था, t² ut का ट्रांसफॉर्म t⁻n ut, ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फैक्टोरियल 2/s⁻n+1, दैट इज ये वैल्यू कितनी आ गई 2/s³। तो अगर हमें इसका पता है तो अगर हम इसमें फिर से शिफ्ट कर दें तो t-1² u ऑफ t-1 ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू e⁻⁻s/s³ होगी। तो ये सभी चीजें हमें समझनी है, ये पता तो सबको है कि ये ऐसा होता है, t-ut का पता है तो t-1 u ऑफ t-1 का पता है, लेकिन अप्लाई करना है हमें। तो जैसे यहां अगर हमें देखें तो t-1 का होल स्क्वायर अगर होता इंटू यू ऑफ t-1 तो हम एक स्टेप में इसका ट्रांसफॉर्म लिख देते। इसमें क्या कम है उससे, t-1 का होल स्क्वायर का मतलब होता है t² - 2t+1। अगर ये +1 नहीं है तो हमने ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया इंटू यू ऑफ t-1। इसको हम अगर दो पार्ट्स में लिख लें तो एक बार हम इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में लिख लेते हैं ये फैक्टर, और फिर हम 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में लिख लेंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम t-1 होल स्क्वायर u ऑफ t-1 एंड माइनस ऑफ 1 इंटू यू ऑफ t-1। अब आपको इसका ट्रांसफॉर्म अगर लेना है तो x ऑफ s इक्वल्स टू, ये हमारे x ऑफ t की वैल्यू थी, t-1 u ऑफ t-1 t² इंटू यू ऑफ t-1, ट्रांसफॉर्म की वैल्यू कितनी है दैट इज 2/s³, 2 इंटू e⁻⁻s/s³, और माइनस ऑफ इसके लिए e⁻⁻s/s। तो ये आपका ट्रांसफॉर्म आ गया। तो इस तरह से आप अप्लाई करेंगे अपनी इन प्रॉपर्टीज को तो इजीली आप ट्रांसफॉर्म्स फाइंड कर सकते हैं। कुछ और ट्रांसफॉर्म पेयर्स अगर हम देख लें, जैसे अगर हमारे पास ये सिग्नल होता था टाइम डोमेन में, अगर जिसके लिए आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन किया था e⁻t के रिस्पेक्ट में e⁻−a mod ऑफ t, ये हमारा सिग्नल है जिसके लिए ये पार्ट आपको पता है e⁻−at ut है, और ये पार्ट e⁻+at u ऑफ -t है। तो अगर हम इसी सिग्नल को कंसिडर कर रहे हैं xt इक्वल्स टू e⁻−a mod ऑफ t, दैट इज e⁻−at u ऑफ t प्लस e⁻at u ऑफ -t। तो अगर हमें इसका ट्रांसफॉर्म देखना है तो एक स्टेप में आप लिख सकते हैं x ऑफ s इक्वल्स टू, यूजिंग लिनियरिटी प्रॉपर्टी, इसका आपको पता है e⁻−at ut का, इसी में अगर आप टाइम रिवर्सल लेंगे t को -t से रिप्लेस कर देंगे तो ये सिग्नल मिलेगा। तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या है 1/s प्लस a, और इस ट्रांसफॉर्म की ROC क्या है रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन -a। तो आपने इसका ट्रांसफॉर्म लिखा प्लस इसके लिए ट्रांसफॉर्म, क्योंकि इसमें आप टाइम रिवर्सल लेकर ये सिग्नल फॉर्म कर रहे हैं तो इसके ट्रांसफॉर्म में जहां भी s है उसको आप -s से रिप्लेस करते हैं, और आपको पता है कि इस ट्रांसफॉर्म को आप और क्या लिख सकते हैं -1/s - a लिख सकते हैं। तो इसलिए इसको हम माइनस यहाँ लिखकर इसको हम 1/s - a लिख लेते हैं, ठीक है। और इस ट्रांसफॉर्म की ROC क्या है रियल पार्ट ऑफ s लेस देन दैट ऑफ -a। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है कि अगर हम ट्रांसफॉर्म देखें तो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू कितनी आ गई s - a माइनस s और -a डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज s² माइनस a²। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो s और s कैंसल्ड। अगर हम इसकी ROC देखें तो ROC क्या होनी चाहिए लिनियरिटी प्रॉपर्टी से दोनों की ROCs का इंटरसेक्शन, क्योंकि जो ओवरऑल सिग्नल बन रहा है वो भी हमारा इनफाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल है। तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे मतलब क्या लिखेंगे हम, ये जो हमारी वैल्यू होनी चाहिए, हमारे पास ट्रांसफॉर्म आ गया कि e⁻−a mod ऑफ t, इस सिग्नल का ट्रांसफॉर्म -2a अपॉन s² - a² होगा। लेकिन जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि रियल पार्ट ऑफ s की वैल्यू -a से बड़ी, रियल पार्ट s की वैल्यू और प्लस, और ये हमारी वैल्यू इट इज व्हाट, अगर आप इसके लिए देखते हैं तो ये आप क्या लिखते हैं
लेस देन ए, ये हमने देखा था क्योंकि आर ओ सी माइनस आर के बराबर हो जाएगी। तो पहले अगर ग्रेटर देन माइनस ए तो वैल्यू क्या आई थी, रियल पार्ट लेस देन ए आई थी। तो इसलिए इन दोनों के इंटरसेक्शन से आपको क्या मिलेगा, आर ओ सी माइनस ए से बड़ी रियल पार्ट और प्लस ए से छोटा। तो देखिए अगर हम देखें तो ये ट्रांसफॉर्म तो ठीक है हमने देख लिया, आपको यहाँ से ये कंडीशन समझ में आ गई क्योंकि हमने बात की थी कि अगर बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आप आरओसी को वैलिडेट नहीं कर सकते तो आपका वो ट्रांसफॉर्म बिल्कुल आपके किसी वर्क का नहीं है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म बायलैटरल के केस में आरओसी मेंशन करना मस्ट है। तो यहाँ पर ये आरओसी माइनस ए से बड़ी और प्लस ए से छोटी, ये तभी पॉसिबल है जब ए आपका क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। अगर हम कहें कि ए की वैल्यू -3 है तो माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, +3, और ए की वैल्यू कितनी है, -3। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज +3 से बड़ी हो और -3 से छोटी हो, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म तभी पॉसिबल है जब इस ए की वैल्यू, दिस ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये ए जब तक हमारा ए 0 से बड़ा नहीं होगा तब तक हम इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म को इवेल्युएट नहीं कर सकते। तो हमने लिख लिया ये वैल्यू, लेकिन ये वैलिड सिर्फ तभी है जब ए की वैल्यू हमारी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि हम 1 से बड़ी वैल्यू के लिए देखेंगे अगर, ठीक है, तो ये हमारे ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है ये। तो अब इसके बाद जैसे इसी में अगर आप एक और सिग्नल देख लें जो हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म में देखा था, अगर आपने सिग्नल डिफाइन किया xt इक्वल्स टू e टू द पावर -a mod of t इंटू सिग्नम ऑफ t, तो आपको पता है कि आपने अभी फिर से ये देख लीजिए, आपने ये सिग्नल ड्रॉ किया और जब आप इसको सिग्नम ऑफ t से मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी वैल्यू -1 और +1 है फॉर t लेस देन एंड ग्रेटर देन 0, ये आपका सिग्नम ऑफ t। तो आपको पता है इस पार्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका सिग्नल है e टू द पावर -a mod of t और ये आपका सिग्नम ऑफ t। तो हमने कई बार इसको ड्रॉ किया है ऑलरेडी। ये आपका ये सिग्नल कैसा आएगा, ये आपको इस फॉर्म का कुछ सिग्नल मिलता है। तो अगर इसके लिए देखें तो इस सिग्नल को हम क्या लिख सकते हैं, जो e टू द पावर -at ut था उसमें 1 से मल्टीप्लाई हुआ वो पार्ट एज इट इज है, लेकिन जो सेकेंड हाफ जो हम लेफ्ट हाफ को शो कर रहे थे उसमें -1 से मल्टीप्लाई होगा तो बीच का साइन माइनस आ गया, वैल्यू e टू द पावर at u ऑफ -t। फिर से यही प्रोसीजर यूज करेंगे, दोनों इंडिविजुअल पार्ट्स का ट्रांसफॉर्म पता है, आरओसी पता है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये रिजल्ट क्या आ गया अब हमारे पास, x ऑफ s इक्वल्स टू 1/s प्लस a। अब ये बीच का साइन माइनस है और इस टर्म का ट्रांसफॉर्म हम लिख रहे हैं 1/-1/s माइनस a विथ ROC रियल पार्ट ऑफ s लेस देन a। तो अगर आप देखें ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, वैल्यू हो गई +1/s माइनस a रियल पार्ट ऑफ s। ये आपको पता है, अगर इसके लिए आपने लिया सिग्मा ग्रेटर देन -a, इसके लिए आपने लिया सिग्मा लेस देन a, तो फिर से ROC क्या आएगी, इन दोनों के बीच का रीजन। मतलब ये वैल्यू अगर आप देखें तो हम लिखेंगे, और हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ s मस्ट बी इन बिटवीन -a एंड +a, ठीक है ये चीज। तो यहां से देखिए वैल्यू क्या आ गई अब, दैट इज s माइनस a प्लस s प्लस a डिवाइडेड बाई s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये a और a कैंसल्ड, तो पहले आपको 2a अपॉन मिला था, अब यहां से आपको वैल्यू मिली e टू द पावर -a mod ऑफ t सिग्नम ऑफ t। सिग्नल के लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू 2s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ROC -a से रियल पार्ट ऑफ s की वैल्यू +a के बीच में। तो देखिए यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने a की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, आपने a की वैल्यू को 0 पुट कर दिया और आप कह दें कि हम सिग्नम ऑफ t का ट्रांसफॉर्म डिफाइन कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने पहले ही कंडीशन लिख दी है कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी हम इसका लैप्लास कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर a की वैल्यू 0 को पुट करके सिग्नम ऑफ t का ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कि आपने a की वैल्यू को 0 पुट कर दिया तो उस केस में सिग्नम ऑफ t का ट्रांसफॉर्म, a की वैल्यू आपने 0 पुट कर दिया मतलब क्या वैल्यू आ जाएगी 2/s, जो बिल्कुल आपको वैसे ही दिख रही है 2/j ओमेगा। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ROC कैसी होनी चाहिए, -a से a के बीच में। अगर आपने a को 0 ले लिया तो 0 से बड़ी और 0 से छोटी ऐसी कोई ROC डिफाइन हम नहीं कर सकते, इसलिए सिग्नम ऑफ t का ट्रांसफॉर्म बाइलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइंड नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आप पर्टिकुलरली देख लेते सिग्नम ऑफ t, तो सिग्नम ऑफ t को क्या लिखते हैं आप, u ऑफ t माइनस ऑफ u ऑफ माइनस t। तो अगर हम इसका ट्रांसफॉर्म देखें, मान लीजिए हम ये कह रहे हैं हमारा सिग्नल है ये xt, दैट इज सिग्नम ऑफ t, तो इसका ट्रांसफॉर्म एक्सेस क्या लिखेंगे हम, ut का ट्रांसफॉर्म 1/s
माइनस u ऑफ माइनस टी का ट्रांसफॉर्म, हमने देखा था माइनस ऑफ u ऑफ माइनस टी, इस पूरे का ट्रांसफॉर्म 1/s होती है वैल्यू। तो यहाँ से ये आप लिख सकते थे माइनस ऑफ माइनस 1/s, इस ट्रांसफॉर्म के लिए ROC रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन 0 और इस ट्रांसफॉर्म के लिए ROC रियल पार्ट ऑफ s लेस देन 0। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम इनका कोई इंटरसेक्शन ले सकें, क्योंकि ये दोनों ROCs हमारी कैसी हैं, जिनके बीच में कोई कॉमन एरिया नहीं है। तो इसलिए आप लिखेंगे एज नो कॉमन एरिया, नो कॉमन एरिया बिटवीन ROCs, so bilateral Laplace transform of signum of t is not defined। सिग्नम ऑफ टी का बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ROC हम डिफाइन नहीं कर सकते। ROC नहीं कर सकते मतलब ट्रांसफॉर्म वैलिड नहीं है, तो ये हम देख सकते थे। इसके बाद जैसे कुछ और आप देख सकते थे प्रॉपर्टीज, जैसे कब आपको साइड लेफ्ट साइडेड बनाना है, कब राइट साइडेड बनाना है, ये सभी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। एक क्वेश्चन बस आप उस पर और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर होता कि किसी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है ये h ऑफ s इज इक्वल्स टू, मान लीजिए हमने ऐसा ले लिया एक 1/s प्लस 2 s प्लस 3 s माइनस 1 s माइनस 2। आपको बोला गया है कि ये जो सिस्टम है, अगर ये सिस्टम स्टेबल है तो इसके इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू या उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। फाइंड इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ t दैट इज इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इफ सिस्टम इज स्टेबल। अगर आपको बता दिया गया कि सिस्टम कैसा हमारा स्टेबल है, तो उस कंडीशन में आपको ये इम्पल्स रिस्पॉन्स चाहिए। अब यहाँ से देखिए, ये h ऑफ s हमें दिख रहा है, ये प्रॉपर फंक्शन दिख रहा है, डिनोमिनेटर की डिग्री हमारी ज़्यादा है न्यूमरेटर से, तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर सकते हैं। मान लिया कि हमने इसको ब्रेक किया h ऑफ s और हमारे पास ये वैल्यू आ गई a अपॉन s प्लस 2 प्लस b अपॉन s प्लस 3 प्लस c अपॉन s माइनस 1 एंड प्लस d अपॉन s माइनस 2। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ये वैल्यूज़? अगर आपको ये a कोफिशिएंट देखना है, मतलब रेसिड्यू ऑफ दिस पोल s इक्वल्स टू -2, तो आपको क्या करना है, इस जो भी h ऑफ s है इसमें से ये 1/s प्लस 2 का फैक्टर हटा दीजिए। बाकी जो भी आपकी वैल्यू बची है, मतलब जैसे आप अगर a की वैल्यू डिफाइन करते हो तो आपको पता है ये चीज़ें, दैट इज h ऑफ s में से ये पार्ट हटाने के बाद जो आपके पास वैल्यू बची है 1/s प्लस 2 s प्लस 3 s, दैट इज इट इज s माइनस 2 कर लेते हैं एक फैक्टर हमारा, ये 1 s प्लस 2 हटा दिया, ये 3 हमें लिखने थे, तो s माइनस 2 s प्लस 3 एंड s माइनस 1। और इसकी वैल्यू कहाँ पर देखिए, जो फैक्टर आपने हटाया है वो जहाँ पर 0 हो रहा है, मतलब s इक्वल्स टू -2 पर। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या वैल्यू आएगी, अगर आपने -2 पुट किया तो ये वैल्यू 1/-2 दैट इज -4 मल्टीप्लाइड विथ, अगर आपने -2 पुट किया तो -2 प्लस 3 दैट इज +1 एंड -2 -1 दैट इज -3, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 1/12। तो ऐसी जो भी वैल्यूज आ जाती A B C D, हमें उससे मतलब नहीं है कैलकुलेशन से, वो तो आप ले ही आएंगे। हमें ये देखना है कि हम ये जो फैक्टर्स आ गए, तो अब हमें पता है कि इसके हम 2 टाइप के इन्वर्सेस ले सकते हैं, एक राइट साइडेड इन्वर्स ले सकते हैं, एक लेफ्ट साइडेड इन्वर्स ले सकते हैं। तो हम किस फैक्टर का लेफ्ट साइडेड और किस फैक्टर का राइट साइडेड लेंगे? तो अगर आप सिंपली ये पोल जीरोस की लोकेशंस को देख लेते, ये आपके पास जो सिस्टम गिवन है, इसके लिए अगर हम ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं आपके एस प्लेन के, पोल्स की लोकेशन देखें तो -2 पर एक पोल है, -3 पर एक पोल है, और +1 पर एक पोल है, और +2 पर एक पोल है। ये हमारे पास ये पोल लोकेशंस हैं। तो अब आपको अगर ये सिस्टम स्टेबल चाहिए, तो आपको पता है स्टेबल तभी होगा सिस्टम जब ROC j-ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करेगी। अब इसमें कितने टाइप के सिस्टम्स पॉसिबल थे? अगर हम इस सिस्टम को राइट साइडेड बनाते तो हम ROC कैसे लेते? राइट टू द राइट मोस्ट पोल, सबसे राइट साइड में कौन सा पोल दिख रहा है? ये +2 वाला पोल। तो उस केस में हम +2 पर एक लाइन ड्रॉ करते j-ओमेगा एक्सिस के पैरेलल, और इस +2 के बाद का पूरा रीजन हम क्या डिफाइन करते? अपनी ROC डिफाइन करते। तो उस रीजन में क्या j-ओमेगा एक्सिस इंक्लूड होती? नहीं होती, इसलिए उस रीजन में हमारा सिस्टम स्टेबल नहीं है, मतलब हम इसका राइट साइडेड इन्वर्स नहीं ले सकते। अब अगर हम देखें, अगर हम सिग्नल को सिस्टम को लेफ्ट साइडेड बनाते तो हम कैसे ROC डिफाइन करते? लेफ्ट टू द लेफ्ट मोस्ट पोल। तो अगर हमारा ये -3 पर जो पोल है, इसके लेफ्ट साइड का पूरा एरिया अगर आपने लिया तो भी उसमें j-ओमेगा एक्सिस नहीं आएगा, मतलब उसमें भी सिस्टम स्टेबल नहीं है। सिस्टम स्टेबल इसका मतलब ना तो राइट साइडेड में होगा ना तो लेफ्ट साइडेड में होगा। तो किस में हो सकता है? डबल साइडेड में स्टेबल बन सकता है। डबल साइडेड में आप ROC कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी 2 पोल्स के बीच का रीजन जिसके बीच में कोई तीसरा पोल नहीं हो, तो आप एक इन दोनों पोल्स के बीच का रीजन डिफाइन कर सकते थे, लेकिन उसमें भी j-ओमेगा एक्सिस नहीं आती।
आप एक इन दोनों पोल्स के बीच का डिफाइन कर सकते हैं, एक इन दोनों पोल्स के, इसमें भी नहीं आएगी j ओमेगा एक्सिस। लेकिन अगर आपने इन दोनों पोल्स के बीच के रीजन को आरओसी में डिफाइन किया, या आपने एक स्ट्रिप आपने ली j ओमेगा एक्सिस के पैरेलल जो -2 से +1 के बीच की स्ट्रिप है, अगर आप इस बीच में आरओसी डिफाइन करते हैं अपनी, तो उस आरओसी में आपको दिख रहा है कि j ओमेगा एक्सिस इंक्लूड होगी। तो अब इस रीजन को इंक्लूड करने के लिए आपको सिंपली ये देखना है कि जो भी पोल्स आपने ले रखे हैं उस पोल से इस रीजन को इंक्लूड करने के लिए आपको राइट साइड जाना पड़ेगा या आपको लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, इतना सा बस आपको देखना है। तो हमें इन 4 फैक्टर्स का लेना है इनवर्स। ये 4 फैक्टर्स हैं, ये चारों फैक्टर्स हमारे इस फॉर्म के फैक्टर्स हैं 1/s+a, जिसका हम इनवर्स या तो क्या लिखेंगे राइट साइड के केस में e⁻−80 ut, और लेफ्ट साइड के केस में हम लिखेंगे -e⁻−80 u(-t). तो अब देखिए इस रीजन को इनक्लोज करने के लिए अगर हम देखें इस पोल को जो -3 पर लोकेटेड है, इस पोल के रिस्पेक्ट में ये रीजन किस तरफ है, राइट साइड में है। मतलब इस पोल से आपको किस तरफ जाना पड़ेगा, राइट साइड की तरफ जाना है। आपको ये नहीं देखना है कि उस बीच में पोल आ जाएगा, हमने आरओसी डिफाइन भी नहीं की है इनके बीच की, लेकिन ये जो आप आरओसी डिफाइन करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आपने सबसे पहले ये देख लिया कि सिस्टम इज स्टेबल only if ROC is real part of S in between -2 and +1। जब ये -2 और +1 के बीच की ROC होगी, उसी केस में हमारा सिस्टम स्टेबल आएगा। तो अब हमें सारे फैक्टर्स का अगर देखना है तो आपको दिख रहा है -3 वाले पोल जो लोकेटेड है उसका जो फैक्टर होगा, हमें उसका राइट साइड इनवर्स लेना है, क्योंकि -3 के रिस्पेक्ट में ये जो रीजन है वो राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है। ऐसे ही अगर आप -2 से देखेंगे तो -2 से इस रीजन में जाने के लिए आपको फिर से क्या दिख रहा है, इससे आपको राइट हैंड साइड चलना पड़ेगा। इस +1 से आपको लेफ्ट हैंड साइड आना पड़ेगा, तो इसका आप लेफ्ट साइड इनवर्स लेंगे। ये जो +2 का फैक्टर है, इससे भी आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये रीजन, तो इसका भी आप लेफ्ट साइड इनवर्स लेंगे। तो यहां से ये जो हमारे फैक्टर्स हैं d/s-2 जो पोल को बता रहे हैं कि +2 पर पोल है, या ये जो फैक्टर है, इन दोनों का आपको कैसा इनवर्स लेना है, इसका आपको लेफ्ट साइडेड इनवर्स लेना है। इसका आप लेफ्ट साइडेड इनवर्स लेंगे। रीजन हमने देख लिया, क्योंकि इन दोनों पोल्स से जो हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होना चाहिए वो लेफ्ट हैंड साइड में लोकेटेड है, तो हम इसका लेफ्ट साइडेड इनवर्स यहां पर आपको लेना है। और इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप देखें तो जो पोल -2 पर है या जो पोल -3 पर है, उनसे आपको राइट हैंड साइड चलना पड़ रहा है टू इनक्लोज द आरओसी फॉर विच द सिस्टम इज स्टेबल। तो यहां से आप इन दोनों के लिए आप कैसा लेंगे, राइट साइडेड इनवर्स लेंगे। तो अगर आपने ऐसा इनवर्स ले लिया, तो क्योंकि ये ट्रांसफर फंक्शन h(s) है, तो इसका इनवर्स आपको क्या देगा, इंपल्स रिस्पॉन्स देगा। तो अब देखिए सिंपली आप एक स्टेप में लिख सकते थे इंपल्स रिस्पॉन्स ht की वैल्यू क्या होगी, इसका राइट साइड लेंगे तो a की जो भी वैल्यू आई होगी, जैसे a की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, वैल्यू है 1/12, या हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो, आप चेक कर लीजिएगा। तो जो भी a की वैल्यू होगी इनटू राइट साइड इनवर्स लिख रहे हैं, तो e⁻−2t ut। इस फैक्टर का भी राइट साइड तो क्या लिखेंगे, प्लस b इंटू e⁻−3t ut। अब हमें इनका लेफ्ट साइड लिखना है, तो इनका लेफ्ट साइड इनवर्स क्या लिखेंगे हम, ये हमने लिखा +c था तो हमने लिखा -c। ये माइनस साइन क्यों आया, ये माइनस साइन हमने लिया। और अगर 1/s+a होता है तो फैक्टर आता है e⁻80। अगर हमारा s -a है तो इनवर्स क्या आएगा, e⁻+80। a की वैल्यू 1 है तो इसलिए e⁻+t, और साथ में क्या लिखेंगे हम, u(-t)। u(-t) क्यों लिखा हमने लेफ्ट साइड इनवर्स लिया है। ऐसे यहाँ भी अगर s+2 होता तो e⁻−2t आता, लेकिन -2 है तो क्या लेंगे, e⁻+2t। और इसका भी आपको लेफ्ट साइड इनवर्स लेना है, तो ये प्लस साइन और एक ये माइनस, तो हमने लिखा यहाँ पर -d इंटू e⁻+2t u(-t). तो ये आपका एक इम्पल्स रिस्पॉन्स जो आपको मिला है, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स एक स्टेबल सिग्नल को शो कर रहा है। अगर आप इसको वेरीफाई भी करें तो आप अगर देखें इन फैक्टर्स को, ut है मतलब हमें इस फैक्टर की वैल्यू लेनी होगी 0 to ∞, तो t आप इन्फिनिटी लेंगे, या माइनस साइन है तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें देखिए ये भी आपको t दिख रहा है तो आपको 0 to ∞ लेना है। अगर यहाँ भी माइनस साइन है तो t टेंड्स टू ∞ पर ये फैक्टर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ आपको दिख रहा है -t है, मतलब -∞ से 0 आपको लेना है, तो -∞ पर ये फैक्टर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव है पावर में।
यहाँ भी आपका ये फैक्टर माइनस इन्फिनिटी तक आपको वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर ये स्टेबल सिग्नल है, स्टेबल सिस्टम है, तो इंपल्स रिस्पॉन्स स्टेबल सिग्नल होना चाहिए, मतलब t टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों पर इंपल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू रिड्यूस होकर क्या होनी चाहिए, 0। तो आपको दिख रहा है ये 0 हो रही है वैल्यू। अगर आप इसका राइट साइड इनवर्स ले लेते तो यहाँ पर e⁻²t u ऑफ t आता, तो वो चीज़ क्या होती, टाइम के साथ t के साथ बढ़ते हुए t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इनफाइनाइट हो जाती, इसलिए वो इंपल्स रिस्पॉन्स स्टेबल सिस्टम का नहीं होता। तो अगर आपको स्टेबल सिस्टम देखना है तो आप इसके लिए पोस्ट जीरोस प्लॉट कर लीजिए, देख लीजिए कि j ओमेगा एक्सिस किस रीजन में इंक्लूड होगी, और फिर उस रीजन के अकॉर्डिंग आप इसका इनवर्स ले लीजिए, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी इंपल्स रिस्पॉन्स की। तो जैसे हमने ये देख लिया, अब इसमें अगर हम एक यहाँ पर और टॉपिक कर लें, अब यहाँ से जैसे हम पहले डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा सा यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद फिर हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। तो नोट्स आई होप कि आप लोग कर रहे होंगे प्रिपेयर, क्योंकि बिना नोट्स के फिर आप बार बार यहाँ टाइम नहीं दे पाओगे, एक बार आपका टाइम फिर वेस्ट ना हो, इससे अच्छा आप थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देकर, अगर नोट्स नहीं बना सकते यूट्यूब में लेक्चर्स हैं, आप वीडियोस पॉज करके एटलीस्ट स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, उसको रिवाइज कीजिए। अदरवाइज सिर्फ देखने से ये, क्योंकि बहुत हद तक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस टाइप आपका सब्जेक्ट है ये बहुत हद तक, तो आपको थोड़ा बैकअप ज़रूरी है, जो भी आपने पढ़ा था उसको रिकॉल करने के लिए। अभी तक में जो डाउट्स हैं उनका भी डिस्कशन आप उसको कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट जो भी डाउट्स होंगे हम कोशिश करेंगे बिल्कुल डाउट्स का सॉल्यूशन हो सके। लाइव लेक्चर्स भी अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, देखिए सब कुछ वैसा ही है, बस अगर आपका सिग्नल जो आप बाइलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन करते हैं, ये बाइलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म इट इज डिफाइंड फॉर कॉजल, एंटी कॉजल एंड नॉन कॉजल। ये हमारा तीनों सिग्नल्स के लिए डिफाइंड है और यूनिकली डिफाइंड है, मतलब ऐसा नहीं है कि दो एक जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हम यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन करते हैं, ये या तो हम कॉजल सिग्नल्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं, या जो उस सिग्नल में जो कॉजल पार्ट है जो t ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हम यूज करते हैं यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। मेन एप्लीकेशन इसका जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा विद गिवन इनिशियल कंडीशन, तो उसके लिए हम यूज करेंगे अपने यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म को। अगर हमने ये सिंबल ले लिया एक्स यू ऑफ एस, तो जो लिमिट्स आप माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लेते हैं, जिस बीच में आपका किसी भी नेचर का सिग्नल हो, बायलैटरल के केस में कॉजल हो, एंटी कॉजल हो, नॉन कॉजल हो, सबके लिए वो काम होगा। लेकिन यहाँ पर हम जो लिमिट्स लेते हैं वो 0 माइनस टू इन्फिनिटी लेते हैं। मतलब ये जो 0 माइनस लिया ये पर्टिकुलरली हमने इसलिए ये है कि अगर कोई सिग्नल ऐसा है जो
जीरो से ही स्टार्ट, मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर कभी इंपल्सेस हैं तो उन इंपल्सेस को हम इसके थ्रू उसका हम लैप्लास डिफाइन कर सकें। जो जीरो पर एग्जिस्ट करने वाले, जीरो पर डिसकंटिन्यूअस अगर सिग्नल्स हैं उसको भी हम यहाँ पर फाइंड कर सकें, इसलिए आपने लिमिट्स ली है 0 - टू इन्फिनिटी। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है। अब यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म और बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अगर हम देखें तो अगर हमारा सिग्नल कॉजल है, अगर xt हमारा कॉजल होगा, इफ xt इज कॉजल, देन इस केस में जो यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म और बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स आएंगे इनकी वैल्यू सेम होंगी। जैसे अगर आप लेते हैं e⁻⁻2t ut, तो भले ही बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म की लिमिट्स जो होती है इंटीग्रेशन की वो -∞ शुरू होती है, लेकिन अगर आप ut का कैलकुलेट करेंगे तो आप उसको चेंज करके 0 से इन्फिनिटी लेने वाले हैं। तो इसलिए अगर कॉजल है तो ये दोनों चीजें सेम होंगी। अगर हमने देखा कि अगर ये कॉजल नहीं होगा सिग्नल तो उस केस में अलग अलग होगा। दूसरी चीज, मान लीजिए आपके पास अगर ये सिग्नल है कि आपके पास ऐसा कोई भी सिग्नल था, एक ही सिग्नल था xt, तो अगर आप xt ये सिग्नल है तो इसका जब आप बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो आप इस दोनों पार्ट्स के लिए ओवरऑल लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। लेकिन जब आप यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो अगर हमारे पास दो सिग्नल्स हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये दो सिग्नल्स हैं, तो इन दोनों सिग्नल्स के लिए अगर ये राइट हाफ का पोर्शन हमें सेम दिख रहा है तो इस केस में इन दोनों सिग्नल्स के लिए यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू सेम होगी। भले ही ये सिग्नल 0 के पहले कुछ भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी इसमें, अगर इसमें हम मान लें कि ये भी एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन अगर इसकी वैल्यू कुछ और थी, लेकिन अगर दोनों के t > 0 का पार्ट सेम है तो इन दोनों सिग्नल्स के लिए यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसा होगा? सेम होगा। इन दोनों के लिए बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज डिफरेंट फॉर गिवन टू सिग्नल्स, फॉर मान लीजिए इसको हम x1t और इसको x2t कह देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। बायलैटरल इज डिफरेंट फॉर x1t एंड x2t while unilateral Laplace transform of x1t is same as of x2t। तो यूनिलैटरल दोनों के केस में क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि हम सिर्फ 0 के बाद को ही कंसीडर करने वाले हैं, 0 के बाद ही हम सिग्नल को देखने वाले हैं। तो अगर उसके लिए आइडेंटिकल है t > 0 पर तो दोनों के लिए यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेम होगी वैल्यू। अब जैसे मान लीजिए कि अगर ये आपके पास सिग्नल होता, हमें ये पता है कि ut के लिए बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप लिखते हैं तो बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s है। अगर हम इसका यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी लिखेंगे सेम वैल्यू मिलेगी। अगर आपने लिया u(t-4), ये भी हमारा एक कॉजल सिग्नल है। बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप देखेंगे तो e⁻⁻4s/s, ये हमने देख लिया है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करके। अगर आप इसके लिए यूनिलैटरल देखेंगे तो भी ये वैल्यू आपको सेम मिलेगी, यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका भी सेम मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने लिया u(t+2), यह हमारा एक नॉन कॉजल सिग्नल है जो -2 से इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके केस में अगर हम बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे तो e⁻2s/s। लेकिन अगर आप इस सिग्नल के लिए यूनिलैटरल देखें, यह आपका सिग्नल कैसा है जो -2 से शुरू हो रहा है, यह आपका सिग्नल है u(t+2). तो इसका ट्रांसफॉर्म और जो सिग्नल 0 से शुरू हो रहा है अगर वो ut, ये हमारा सिग्नल, तो फिर से अगर ये दोनों सिग्नल्स का राइट हैंड साइड सेम है तो इसके पहले ये कुछ भी रहा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, इसका बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये वैल्यू होगी। लेकिन अगर हम इसी के लिए यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे तो सिर्फ क्या वैल्यू होगी? जैसा ut का लैप्लास है वैसा ही इसका भी यूनिलैटरल लैप्लास आएगा, वैल्यू कितनी होगी? 1/s। तो आपको ये दिख रहा है कि अगर हम यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्मर को एक सिस्टम मान लें, अगर हम मान लें कि एक सिस्टम है हमारा जिसमें हम अगर इनपुट xt अप्लाई करते हैं तो वो उसका यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल कर देता है। ऐसे ही एक दूसरा सिस्टम आप मान लें बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्मर को। तो आपके पास अगर ये दो सिस्टम्स हैं, एक ही आपका सिस्टम है बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेटर और ये आपका एक दूसरा सिस्टम है यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेटर, यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेटर। अगर ये दो सिस्टम्स हैं तो इसमें आप अलग अलग इनपुट्स देंगे, ut देंगे तो आपको क्या मिला? 1/s मिला। अगर आपने u(t+2) दिया तो e⁻+2s/s मिला। अगर आपने u(t-2) दिया तो ये वैल्यू आपको आउटपुट में मिली e⁻-2s/s। लेकिन यहाँ पर ut के लिए आउटपुट और u(t+2) के लिए आउटपुट, ये दोनों के लिए हमारा जो ट्रांसफॉर्म है वो सेम है 1/s। तो इस केस में आपको दिख रहा है कि डिफरेंट इनपुट्स डिफरेंट आउटपुट्स। तो हम जानते हैं कि अगर डिफरेंट इनपुट्स के लिए डिफरेंट आउटपुट्स आते हैं तो ऐसे सिस्टम को आप क्या कहते हैं? आप लिखते हैं इसको इन्वर्टिबल सिस्टम।
दिस सिस्टम इज इन्वर्टिबल सिस्टम। लेकिन आपको यहां दिख रहा है कि एक से ज्यादा इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट आ गया, मतलब आप यहां पर अगर देख रहे हैं कि डिफरेंट इनपुट एंड सेम आउटपुट, तो इसलिए ये जो सिस्टम है आपका, ये सिस्टम कैसा है हमारा, इट इज नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। ठीक है। ये प्रॉपर्टीज यूनिलैटरल और बाइलैटरल के केस में जो भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज हैं सब कुछ सेम है, बस दो प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा चेंज है। तो ऑल प्रॉपर्टीज आर सेम एज दैट ऑफ बाइलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ओनली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो क्या डिफरेंस है, हमने लिखा था बाइलैटरल के केस में, अगर हम यहां पर देखें डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, तो बाइलैटरल में हमने लिखा था कि अगर एक्स टी का ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस है तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी का ट्रांसफॉर्म हमने लिखा था एस इंटू एक्स ऑफ एस। ठीक है। अब यहां पर सिर्फ एस इंटू एक्स ऑफ एस नहीं होगा, यहां पर आपको माइनस ऑफ एक्स ऑफ जीरो माइनस भी लेना है। ठीक है। अगर हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया डी टू एक्स टी अपॉन डी टी स्क्वायर, तो आपको पता है ये वैल्यू एस स्क्वायर टाइम्स एक्स ऑफ एस, एक एस का पावर कम कीजिए माइनस साइन के साथ, एस इंटू एक्स ऑफ जीरो माइनस, वेयर दिस एक्स ऑफ जीरो माइनस इज व्हाट, इट इज एक्स ऑफ टी एट टी इज इक्वल्स टू जीरो माइनस। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें एक और एस का पावर कम कीजिए तो वैल्यू हो जाएगी एस टू द पावर जीरो, और यहां पर एक्स डैश ऑफ जीरो माइनस, यहां पर ये एक्स डैश ऑफ जीरो माइनस क्या है, डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी एट टी इज इक्वल्स टू जीरो माइनस कहें या जीरो कहें, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ऐसे आपको लेनी है वैल्यू डिफरेंशिएशन की। तो ये जो कंडीशंस हम लिख रहे हैं एक्स ऑफ टी एट टी इज इक्वल्स टू जीरो माइनस, मतलब ये फिर से क्या है, इनिशियल कंडीशंस हैं। तो अगर आपको इनिशियल कंडीशंस मेंशन्ड हैं तो आपको ये वैल्यूज लेनी है, अगर इनिशियल कंडीशंस मेंशन्ड नहीं है तो आपको फिर से डी बाई डी टी का लैप्लास सिर्फ क्या लेना है, एस इंटू एक्स एस, डी टू द पावर एन एक्स टी का लैप्लास एस टू द पावर एन एक्स ऑफ एस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे इसी में अगर हम देखें नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, वो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी आपको हमेशा बस ये याद रखना है कि अगर ये तो हमें पता है कि अगर एक्स टी का लैप्लास एक्स ऑफ एस है, तो अगर आपसे माइनस इन्फिनिटी से टी तक का पूछा जाए, माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स ऑफ टाउ डी टाउ, तो इसके लैप्लास के लिए आपको लिखना है रिजल्ट दैट इज एक्स ऑफ एस अपॉन एस प्लस, हमने लिखा था यहां पर इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो माइनस एक्स ऑफ टी डी टी, या इसको हमने और लिख लिया था कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ टी एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि हमने देखा था कि इस लिमिट का मतलब, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू जीरो ही होगी, तो आप सिंपली इस इंटीग्रल की वैल्यू देख लीजिए कहां पर, टी इज इक्वल्स टू जीरो पर, और डिवाइडेड बाई एस। तो ये जो टर्म हम लेंगे, जब ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी से टी हमें दिखेंगी तो हम ये टर्म लेंगे, लेकिन जब हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स जीरो से टी तक अगर दिख रही है एक्स ऑफ टाउ डी टाउ, तो उस केस में हमें सिर्फ ये फर्स्ट टर्म लेना है दैट इज एक्स ऑफ एस अपॉन एस, उस केस में हमें ये वैल्यू नहीं लेनी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर आप और देखें इसमें सॉरी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी लिख ली हमने इंटीग्रेशन, तो यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए ये चीजें आपको ध्यान रखनी, इनिशियल कंडीशंस भी जो आपने लिखी हैं वो भी हमारी चीज इस यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म के रिजल्ट्स को सेटिस्फाई करेगी। तो इसका हम अभी एप्लीकेशन भी देख लेंगे, जब हम एलटीआई सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि कैसे हम इन इनिशियल कंडीशंस को यूज करते हैं। तो ये भी आपको पता है, जैसे इनिशियल कंडीशंस की जब भी बात होती है तो आपको ये भी पता होगा कि जो टोटल रिस्पॉन्स आता है हमारा, टोटल रिस्पॉन्स, ये दो टाइप के रिस्पॉन्सेज से मिलकर बना होता है, जिसको आप क्या नाम देते हैं, एक को आपने नाम दिया जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। जीरो इनपुट रिस्पॉन्स नाम से ही क्या मतलब है, जीरो इनपुट, मतलब अगर इनपुट हमने कुछ भी अप्लाई नहीं किया तो फिर भी किसकी वजह से रिस्पॉन्स आ सकता है, जो सिस्टम की इनिशियल कंडीशंस है। अगर वो सिस्टम इनिशियली रिलैक्स नहीं हो तो जब तक आप इनपुट नहीं भी देंगे तो उसमें कुछ आउटपुट आ सकता है थोड़े टाइम के लिए। ऐसे ही दूसरा रिस्पॉन्स आप क्या नाम देते हैं, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, मतलब जीरो स्टेट मतलब इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, उसके बाद भी अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो डेफिनेटली वो रिस्पॉन्स किसकी वजह से होगा, इनपुट की वजह से होगा। तो ये रिस्पॉन्स हमारा जीरो इनिशियल कंडीशंस की वजह से है, मतलब सिर्फ इनपुट की वजह से है, तो इसको हम नाम देते हैं, इसको आप पहले तो ये समझ गए कि इट इज, यहां पर जीरो इनपुट रिस्पॉन्स का मतलब है इनपुट इज, इनपुट अगर हम नाम देते हैं इनपुट को एक्स ऑफ टी, तो इनपुट इज जीरो। और ये क्या हमारा जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, मतलब ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, इनिशियल कंडीशंस आर
0। तो इसलिए इसको आप नाम देते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स, जो बिना किसी इनपुट के एप्लीकेशन के आपको मिल रहा है, इट इज नेचुरल रिस्पॉन्स, और इसको हम नाम देते हैं फोर्स्ड रिस्पॉन्स। फोर्स्ड रिस्पॉन्स, जो भी सिस्टम इनिशियल कंडीशंस हैं उसकी वजह से सिस्टम में क्या एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ट्रांजिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो मेनली जो इसका कंट्रीब्यूशन है, इसका कंट्रीब्यूशन किस रिस्पॉन्स में है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में अगर हम फोर्स्ड रिस्पॉन्स का कंट्रीब्यूशन देखें तो इसका कंट्रीब्यूशन ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स दोनों में ही है। मतलब स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में सिर्फ और सिर्फ फोर्स्ड रिस्पॉन्स का ही पोर्शन आएगा, मतलब सिर्फ इनपुट की वजह से ही स्टेडी स्टेट में आपको कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, लेकिन इसकी वजह से भी कुछ ट्रांजिएंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें कि इसमें कौन सा पार्ट होगा, तो ऐसा नहीं कहेंगे हम कि ये फोर्स्ड रिस्पॉन्स है तो इसमें सिर्फ हमारे स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का ही पार्ट आएगा, कुछ ट्रांजिएंट का पार्ट भी इसमें कंटेन हो सकता है, ये हम देख भी लेंगे अभी। तो इसमें आप लिखेंगे मेनली ये जो रिस्पॉन्सिबल है वो किसके लिए है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स सिर्फ और सिर्फ फोर्स्ड रिस्पॉन्स का ही पार्ट होगा, लेकिन ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इन दोनों का पार्ट हो सकता है। तो यहां पर हम लिख लिया हमने प्लस ट्रांजिएंट, ठीक है। ये तो नॉर्मली जब आप कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, तो अगर आपकी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उस केस में आप दो तरह के सॉल्यूशंस डिफाइन करते हैं, CF और PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स या आप कहें कि जो आपके जीरो इनपुट रिस्पॉन्स हैं, इनका कंट्रीब्यूशन उसमें क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के फॉर्म में, और इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये चीजें हम अगर समझ रहे हैं, तो जैसे आप यहां से अगर हम एक दो कुछ क्वेश्चंस ले लें, जैसे जो LTI सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं, या पहले हम थोड़ा सा इनवर्स का देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर इनवर्स फाइंड करना है, तो कुछ चीजें तो जो हमें बहुत अच्छे से पता है, जिनका हमें फिर से डिस्कशन जरूरी नहीं है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखिए केसेस क्या क्या हो सकते हैं। केस 1 सबसे इजी हम देख लेते हैं पहले ही, कि अगर हमारे पास x ऑफ s ऐसा है, दैट इज 1/s प्लस समथिंग का फैक्टर, जैसे हमने मान लिया 1/s प्लस 4। तो अब दो कंडीशन है, आपको पता है कि इसमें ROC अगर मेंशन की हुई है आपकी कि रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन -4 और रियल पार्ट ऑफ s लेस देन -4। तो हमेशा अभी देखिए हमने पहले भी बात की, ROC अगर मेंशन नहीं है तो आपको समझ जाना है कि वो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है वो कैसा हमारा यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है। अगर बाइलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा तो डेफिनेटली ROC मेंशन्ड होगी, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें, अगर ये हमारे पास होता, ROC अगर इस फॉर्म में गिवन होती, तो हम इसका इनवर्स क्या लिखते, xt इज इक्वल्स टू लिख देते e⁻⁻4t ut, और इसके लिए हम लिख देते माइनस ऑफ e⁻⁻4t u ऑफ -t। ये तो फर्स्ट हो गया केस, डायरेक्ट हमारा एक ही फंक्शन है, या पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के बाद हमने इस फॉर्म में अगर हमने बांट लिया, पहला टर्म हो गया। दूसरी चीज, अगर हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया और उसके बाद हमारे पास ऐसा कोई टर्म आया, केस 2, दैट इज अगर इन्हीं का कोई रिपीटेड पावर आ गया, या हम कहें कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक से ज्यादा पोल्स आ गए, जैसे यहीं पर अगर हम ले लेते कि x ऑफ s इज इक्वल्स टू 1/, या हम ले ले 6/s प्लस 4 टू द पावर 2। अगर हमें इसके लिए देखना है तो ये 1/s प्लस a का होल स्क्वायर, फिर से हमें पता है कि दो टाइप के आपके फंक्शंस हैं। e⁻⁻at में जब आपने t मल्टीप्लाई किया था तो आपको ये वैल्यू दिखी थी कि t टू द पावर n e⁻⁻at ut। इस सिग्नल का ट्रांसफॉर्म क्या वैल्यू होती है, फैक्टोरियल n/s प्लस a टू द पावर n प्लस 1। ये सिग्नल भी, और एक और दूसरा सिग्नल आप जानते हैं, माइनस ऑफ t टू द पावर n e⁻⁻at u ऑफ -t। बस यहां एक माइनस साइन लेना है, u में t के साथ माइनस साइन लेना है, उन दोनों का ये ट्रांसफॉर्म होता। तो जो भी आपके पास ROC मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग आप इनवर्स लेंगे, लेकिन पहले आपको इस फॉर्म में सेट करना पड़ेगा। तो ये तो दिख रहा है s प्लस a का पावर 2 है, मतलब अगर हम n की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। ये तो यहां से क्लियर हो गया, तभी हमारे पास s प्लस 4 का पावर क्या आएगा, 2 आएगा। a की वैल्यू भी आपको दिख रही है, a की जगह पर कितनी है वैल्यू, a की वैल्यू गिवन है 4, तो n पता चल गया, a पता चल गया। तो यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था फैक्टोरियल 4। तो अगर यहां फैक्टोरियल 4 होता, मतलब फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 24। तो अगर यहां पर 24/s प्लस 4 का होल स्क्वायर होता तो हम इसका इनवर्स क्या लिखते, n की जगह 1, दैट इज t इंटू e⁻⁻4t ut लिखते। लेकिन हमारा यहां पर 6 है, यहां पर 24 नहीं है, तो 24 को 6 बनाने के लिए आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा,
तो इधर भी डिवाइड कर दीजिए, दूसरी तरफ भी डिवाइड कर दीजिए। तो अगर हम लिखें 1/4 टाइम्स t इंटू e टू द पावर माइनस 4t ut, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/s+4 का होल स्क्वायर। तो हमने ये इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म देख लिया। आरओसी अगर मेंशन्ड होती लेस देन -4, तो उस केस में फिर क्या लेते, यहाँ बाहर एक माइनस साइन लेते, यहाँ u के ब्रैकेट में एक माइनस साइन लेते। और जैसे मान लीजिए इसी में एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं फैक्टोर्ड का केस। फिर अगर हम और दूसरे ट्रांसफॉर्म पेयर से कंपेयर कर सकें, तो आपको हमेशा हमने देखा है कंपैरिजन डिनोमिनेटर से ही होगी। तो कंपैरिजन के लिए आपको स्टैंडर्ड डिनोमिनेटर्स याद होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए 1/s+a का पावर n किसके लैप्लास में आता है। तो ये सभी चीजें करके ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस इसलिए भी ज़रूरी है कि कभी कभी पार्शियल फ्रैक्शंस के रिजल्ट में भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एक्यूरेसी डेफिनेटली वो आप उतनी इंक्रीज कर सकते हैं अपनी। तो जैसे अगर हमने एक और एग्जांपल ले लिया थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, कि अगर हमारे पास x ऑफ s ऐसा होता 8 इंटू या 8/s+3 टू द पावर 4। अगर हमें इसका इन्वर्स लेना है और हमें इसका अगर बोला गया है फाइंड कॉजल इन्वर्स, तो फिर से जैसे ही हमें ये s+a का पावर दिख रहा है तो कंपैरिजन उसी से होगा। किससे करेंगे कंपेयर, ठीक है। कंपेयर करके क्या क्या दिख रहा है यहां पर, a की जगह पर कितनी है, वैल्यू है 3। उसके बाद और क्या दिख रहा है, n+1 की जगह पर वैल्यू है 4, मतलब n की वैल्यू कितनी है 3 है। तो n पता चल गया, a पता चल गया, तो डायरेक्टली आप इसका इन्वर्स लिख सकते हैं कि अगर हम ये सिग्नल लेते t टू द पावर 3 और e टू द पावर -3t ut, तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या होना चाहिए था, फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 3, दैट इज अपॉन s+3 टू द पावर 4 होना चाहिए था। लेकिन यहां पर वैल्यू क्या हमारी 8 गिवन है, यहां पर 6 है, 6 को आपको अगर 8 बनाना है तो इसको आप 8/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी और यहां भी। तो ये रिजल्ट आ गया आपका, ये जो चीज मिली है आपको ये इनवर्स ट्रांसफॉर्म है, ये जो भी आपको फंक्शन गिवन था। सेकंड केस हो गया। थर्ड केस क्या हो सकता था, अगर x ऑफ s दो फैक्टर्स के फॉर्म में गिवन होता, जैसे 1/s+3 s+4, तो इस केस में आपको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है। मतलब आपको क्या मान लेना है, ये 1/s+3 s+4 इज इक्वल्स टू a/s+3 प्लस b/s+4, जहां से आपको ये भी पता है कि a की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, इसमें से ये s+3 का टर्म हटा दीजिए, ये जो भी बची हुई है वैल्यू 1/s+4, इसकी वैल्यू जहां पर ये टर्म 0 हो रहा है मतलब -3 पर फाइंड कीजिए। ऐसे ही b की वैल्यू 1/s+3 की वैल्यू एट s इक्वल्स टू -4, ये वैल्यू आपको मिल जाती। और फिर आप इसका डायरेक्टली इन्वर्स लेना जानते हैं, a/s+3 का a इंटू e टू द पावर -3t ut, b इंटू e टू द पावर -4t ut। तो ये केस 3 हो गया। केस 4 अगर हमारे पास ना तो हम ऐसे फैक्टोर्ड कर पा रहे हैं किसी गिवन इक्वेशन को, और ना ही हम ऐसे परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट किसी पावर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास x ऑफ s ऐसी वैल्यू हो, दैट इज 1/s² प्लस 8s प्लस 20, अगर हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू आ गई, तो अब इसके केस में अगर हम देखेंगे तो हम 20 को ऐसे हम ब्रेक नहीं कर सकते जिसके एडिशन से हमें या सब्ट्रैक्शन से 8 मिल जाए। तो अब इस केस में ना तो हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, ना फिर हम इसको फैक्टोर्ड फॉर्म में लिख सकते। तो आपको ये डिनोमिनेटर कंपेयर करना है किससे, आपके पास दो रिजल्ट्स हैं। पहला रिजल्ट है आपके पास e टू द पावर -80 cos ω0t ut, और दूसरा रिजल्ट है आपका e टू द पावर -80 sin ω0t ut।
दोनों के लिए आपको पता है ट्रांसफॉर्म्स, इसके लिए एस अपॉन दैट इज एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और इसके लिए ओमेगा नॉट अपॉन एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये जो डिनोमिनेटर है, आप अगर देखें तो किसी भी ऐसे सेकंड जो क्वाड्रेटिक अगर आपके पास फैक्टर है कोई, हमेशा आप उसको इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि आपको अगर एस प्लस ए का होल स्क्वायर देखना है तो क्या होगी वैल्यू, एस स्क्वायर प्लस 2as प्लस ए स्क्वायर। तो इस टर्म को अगर हम ब्रेक करते, ये जो हमारे पास गिवन है एक्स ऑफ एस, आप अगर इसको ब्रेक करते तो ऐसे लिख सकते थे 1 अपॉन एस स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखिए यहाँ पर 8s लिखा है, 2 इंटू एस लिख लिया, मतलब b की वैल्यू कितनी मिली, 4 मिली। हमने बस क्या किया, एस स्क्वायर को हमने माना ए स्क्वायर प्लस ये जो फैक्टर है इसको हमने 2ab के फॉर्म में लिखा। तो a तो हमें पता है s है, तो 2 इंटू एस इंटू यहाँ से b देखा b की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ 8 लाने के लिए b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो अगर ये a स्क्वायर प्लस 2ab हो चुका है, तो यहाँ पर अगर होता b का स्क्वायर दैट इज 16, तो इतने टर्म को हम क्या कह सकते थे, s प्लस 4 का होल स्क्वायर कह सकते थे। अब ये हमने यहाँ पर टर्म कितना ले लिया, 16 ले लिया, लेकिन यहाँ पर कितनी वैल्यू गिवन है, 20, तो जो बचा हुआ 4 है उसको हम अलग से लिख लेते हैं, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। अब आप इस एक्स ऑफ एस को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन एस प्लस 4 का होल स्क्वायर, और प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, जरूरी नहीं कि कोई ये 20 है, मान लीजिए 20 की जगह क्या होता, 22 होता, तो यहाँ पर 16 आपने ले लिया तो कितना बचा, 6 बचा। तो ये 6 अगर आप नहीं आ रहा है ऐसा, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 6 का स्क्वायर लिखेंगे, ये वैसी वैल्यू आ गई। अब अगर ये आप देखें तो डिनोमिनेटर तो ये आ गया एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो जब ये डिनोमिनेटर आएगा तो इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म बन सकता है, डिपेंड करता है न्यूमरेटर में आपके पास एस है या नहीं। अगर आपके पास एस नहीं है तो आपको सिर्फ ओमेगा नॉट, मतलब ये ओमेगा नॉट वैल्यू है, अगर यहाँ ओमेगा नॉट होता तो इसका इन्वर्स लिख सकते थे, अगर यहाँ एस प्लस ए होता तो भी इन्वर्स लिख सकते थे। तो एस नहीं है तो हम इसको ओमेगा नॉट से बस मल्टीप्लाई अगर कर दें, ये अगर अंडर रूट 6 ओमेगा नॉट है, तो हमने अगर इसको अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसलिए हम इसका इन्वर्स क्या लिख सकते थे, एक्स टी इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या हो जाती 1 बाई रूट 6 और इतने का इन्वर्स ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू साइन ओमेगा नॉट टी इंटू यू ऑफ टी, ये इसका इन्वर्स आ गया। अगर यहीं पर मान लीजिए एक और हम एग्जाम्पल कर लें, अगर जैसे मान लिया अगर हमारे पास होता एक्स ऑफ एस इक्वल्स टू, अगर हमारे पास है s अपॉन ये वैल्यू हमने कुछ भी ले ली एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 9, अगर हमने ऐसा टर्म ले लिया, तो फिर से देखिए इस फैक्टर को पहले तो हमने ब्रेक किया, इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते थे हम, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो बी स्क्वायर हमने 4 ले लिया, यहाँ पर 9 है, कितना बच गया 5, उस 5 को क्या लिख लिया हमने, अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख लिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ एस को अब आप लिख सकते हैं एस अपॉन एस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर ना तो हमारे पास ओमेगा नॉट अपॉन ये चीज़ आ रही है, ना तो एस प्लस ए के आ रही है यहाँ पर। तो न्यूमरेटर में एस है, तो एस प्लस ए लाने के लिए अगर हमने इसमें प्लस ए और माइनस ए कर दिया, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो हमने अगर s प्लस 2 माइनस 2 लिख दिया यहाँ पर, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको एक बार लिख सकते हैं s प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। इसका इन्वर्स तो हम लिख सकते थे, अब ये डायरेक्ट हमारे फॉर्म पर आ गया s प्लस ए अपॉन एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो इसका इन्वर्स आप लिख सकते थे। ये बीच में साइन दिया हमने माइनस, और हमने लिखा अब ये 2 अपॉन एस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो यहाँ या तो एस प्लस ए होना चाहिए जैसे यहाँ पर है, या तो यहाँ पर ओमेगा नॉट होना चाहिए। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 5। तो अगर हमने फिर से अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप इसका इन्वर्स लिख सकते हैं, क्या वैल्यू आ जाएगी एक्स टी की, एक्स टी इज इक्वल्स टू इस टर्म का इन्वर्स ई टू द पावर माइनस 2t कॉस ओमेगा नॉट टी यू टी, और माइनस इस टर्म का इन्वर्स ये 2 अपॉन अंडर रूट 5 कॉन्स्टेंट इंटू इतने फैक्टर का रूट 5 अपॉन ये पूरी चीज इसका इन्वर्स ई टू द पावर माइनस 2t साइन अंडर रूट 5t यू टी। तो ये आपका इन्वर्स आ गया।
तो इस तरह से कुछ केसेस आपको फॉलो करने हैं। तो ये 4-5 केसेस हमने देख लिए। अब जैसे मान लीजिए कि बैलेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास होता, लेट्स से हमारे पास गिवन है एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 14 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। अगर ये हमारा x ऑफ s है, अगर हमें इसका कॉजल इन्वर्स लेना है, या फिर अगर आपसे कुछ भी नहीं बोला गया, अगर आपको बोला गया ये x ऑफ s है और इसका इन्वर्स लेना है, तो क्योंकि इसमें ROC नहीं है मेंशन्ड, तो मतलब आपको इन्वर्स कैसा लेना है, कॉजल इन्वर्स ही लेना है बाय डिफॉल्ट। तो अगर हम देखें ऐसे केसेस में, तो ऐसे केसेस में अगर आप यहाँ से देखें, ये जो हमारे पास टर्म है एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, अगर इतना टर्म हम इसमें से अलग निकाल दें एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ बच गई, एस स्क्वायर हमने ले लिया, 7s में से 3s हमने ले लिया, मतलब रिमेनिंग कितना है हमारे पास 4s बचा हुआ है, 14 में से 2 हमने ले लिया, मतलब हमारे पास ये 12 भी बचा हुआ है, और डिवाइडेड बाई ये पूरा डिनोमिनेटर एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। तो फिर से देखें, अगर हम इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो हमारा x ऑफ s है, इसको हम एक बार इसके साथ डिवीजन में लिखते तो 1 आ जाता, फिर एक बार इस चीज के साथ डिवीजन में लिखते, तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या आ गया, दैट इज 1 प्लस 4s प्लस 12 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि इस पोजीशन में आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते, ये हमारा प्रॉपर फंक्शन नहीं है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम है, तो आपको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक करना था। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए हमने ये मेथड यूज किया। अब ये जो हमारे पास पार्ट आ गया, इसमें डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है न्यूमरेटर से, तो इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर सकते हैं। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये जो हमें चीज मिली है ये हमारी 1 प्लस 4s प्लस 12 इन डिवाइडेड बाई, इसको हम समझ रहे हैं कि ये हमारी वैल्यू क्या है, s प्लस 1 इंटू s प्लस 2 है। आप इसको ऐसा लिख सकते थे। अब इतने पार्ट का आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए, मतलब अगर आप देखें तो x ऑफ s को हम और क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, अगर हमने इस पार्ट को लिख लिया a अपॉन s प्लस 1 एंड प्लस b अपॉन s प्लस 2, तो वैल्यूज देख लीजिए a और b की क्या वैल्यूज आ रही है। जैसे अगर हम यहाँ से सॉल्व करते तो क्या रिजल्ट आता, a की वैल्यू क्या होती 4s प्लस 12, हम 1 अपॉन s प्लस 1 का कोफिशिएंट देख रहे हैं तो इसको हटा दिया हमने, और s प्लस 2 इसकी वैल्यू हमें कहाँ देखनी है, s इक्वल्स टू -1 पर, तो ये वैल्यू क्या हो जाती, -4 प्लस 2 दैट इज -2, और -1 प्लस 2 दैट इज +1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो 1 -2 अपॉन s प्लस 1, एंड b की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो b की वैल्यू के लिए 4s प्लस 12 अपॉन, हमें इसका कोफिशिएंट देखना है, अब अपॉन हमने लिखा है s प्लस 1, और s की वैल्यू कहाँ पर देखेंगे हम, -2 पर, तो -2 इंटू 4 दैट इज -8, -8, अच्छा यहाँ पर ये 12 है, तो ये वैल्यू हमारी 12 ली हमने, तो -4 प्लस 12 ये वैल्यू कितनी है आपकी, 8 है, डिवाइडेड बाई -1 प्लस 2, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू कितनी है, +8 है। और नेक्स्ट यहाँ पर अगर हमने देखा -2 पुट किया तो -8 प्लस 12 दैट इज +4 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 दैट इज -1, तो ये वैल्यू आपकी -4 है, तो -4 अपॉन s प्लस 2। तो अब जब आप इसका इन्वर्स लिखेंगे तो अब आप हर पार्ट का इन्वर्स जानते हैं, कांस्टेंट मतलब इम्पल्स आएगा इसका, तो यहाँ से xt की वैल्यू क्या आ जाती, 1 का इन्वर्स del t प्लस 8 इंटू ई टू द पावर -t ut एंड -4 इंटू ई टू द पावर -2t ut। ठीक है, तो ये जो हमने अभी बैलेंसिंग देखा, ये आप इजी अगर आपके पास है तो डायरेक्टली आप यहाँ से देखकर ब्रेक कर लेंगे, अदरवाइज बिल्कुल सिंपल है आपका, आप जैसे डिवीजन करते हैं वो डिवीजन परफॉर्म कर लीजिए। अगर आपने एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 इससे अगर आपने डिवाइड किया होता एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 14 को, तो आपको दिख रहा है यहाँ भी एस स्क्वायर यहाँ भी एस स्क्वायर, तो आपने 1 टाइम्स अप्लाई किया होता एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, क्या वैल्यू आ जाती, माइनस माइनस माइनस, ये वैल्यूज कैंसल्ड, 4s प्लस 12 आ जाता। तो इसलिए आप इसको देखकर लिख सकते थे कि जो आपका x ऑफ s फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो भी आपका रिजल्ट आया है 1 प्लस ये जो भी रिमाइंडर है 4s प्लस 12 डिवाइडेड बाई जिससे आपने डिवाइड किया था एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, तो यही रिजल्ट हमारे पास यहाँ से आया है, ये जो हमने लिखा 4s प्लस 12, तो आप डायरेक्टली इससे फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक इन्वर्स लेने के लिए आपको समझना है कि इस तरह से जब अगर प्रॉपर फंक्शंस नहीं है तो पार्शियल फ्रैक्शन से पहले हमें उसको प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम ये मेथड यूज करेंगे, डिवीजन का मेथड आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे क्योंकि जो क्वेश्चंस बनेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने सारी चीजें पढ़ ली, अब इसके बाद क्वेश्चंस में क्या किया जाएगा, आपको कोई सिग्नल अप्लाई किया जाएगा इनपुट में और उससे सिस्टम
के बाद मतलब सिस्टम में अप्लाई किया जाएगा और आउटपुट किसी और फॉर्म में आपको मिलेगा। तो आपको दोनों के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म इवैल्यूएट करने का आइडिया होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टम के बाद हमारा सिग्नल किस फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमें मिलने वाला है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम एलटीआई सिस्टम्स को देख लें थोड़ा सा, तो एलटीआई सिस्टम्स के लिए हमें ये पता है कि अगर ये हमारा कोई एलटीआई सिस्टम है जिसके लिए इंपल्स रिस्पॉन्स ht है, अगर हम ये इनपुट xt अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट अगर हमारा yt है, तो ये तो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है कि आउटपुट हमें कैसे मिलेगा, इनपुट के कन्वॉल्यूशन से। ये हमने लिख लिया इनपुट कन्वॉल्व विद ht, या फिर हमने लिखा ट्रांसफॉर्म डोमेन में, अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखेंगे तो xs इंटू hs, ये तो आएगी हमारे पास। अब यहाँ पर ये जो आपने डिफाइन किया ht, ये ht क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स है। ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब भी हम समझते हैं, इट इज रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर इम्पल्स इनपुट। मतलब अगर हम इसी सिस्टम में हम इनपुट xt की जगह पर डेल टी अप्लाई करते, तब जो आउटपुट आया होता उस आउटपुट को हम क्या नाम देते, yt को ही हम क्या नाम देते, ht, जो हम यहाँ पर ht लिख रहे हैं। हमने इसमें एक इम्पल्स इनपुट अप्लाई करके देखा होगा कि इस एलटीआई सिस्टम का क्या आउटपुट आया, उसी आउटपुट को हमने क्या नाम दे दिया, इम्पल्स रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर इम्पल्स इनपुट। ऐसे ही अगर हम ये सिस्टम लेते और अगर हम इसमें इनपुट में अप्लाई करते xt इक्वल्स टू ut, अगर हम ut अप्लाई करते तब इस सिस्टम का जो आउटपुट आता, अगर इसके लिए इम्पल्स रिस्पॉन्स ht हमें पता है, तो इसका जो आउटपुट आता उस केस में इस आउटपुट को हम अगर लिख दें s ऑफ t, तो इस s ऑफ t को हम क्या कहेंगे, ये क्या हमारा स्टेप रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये किस इनपुट के लिए रिस्पॉन्स है, ये हमारा इम्पल्स इनपुट के लिए रिस्पॉन्स है, स्टेप इनपुट के लिए रिस्पॉन्स है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, ये हमारा स्टेप रिस्पॉन्स है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स और स्टेप रिस्पॉन्स के बीच का रिलेशन भी आपको पता है। अगर आप देखें तो अगर आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स से स्टेप रिस्पॉन्स चाहिए तो आप लिखते हैं s ऑफ t इज इक्वल्स टू रनिंग इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू t h ऑफ टाउ डी टाउ। ये अगर आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है तो क्या मिल जाएगा, स्टेप रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और स्टेप रिस्पॉन्स से इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा, तो h ऑफ t इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ s ऑफ t, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये चीज शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके होंगे। तो जब आप ये मेथड्स यूज करते हैं तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है वहां पर, जो आपको चीजें कंफ्यूज कर सकती हैं। अगर आपने ठीक है ये चीज पता आपको, लेकिन जब आप इससे क्वेश्चन करने में आएंगे तो क्या क्या कंफ्यूजन आपको मिल सकती है। तो जैसे मान लीजिए हम एक बहुत ईजी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है e टू द पावर माइनस टू टी ut, अगर हमें इसका स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करना है तो स्टेप रिस्पॉन्स क्या लिखते हैं हम, s ऑफ t इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू t h ऑफ टाउ डी टाउ, दैट इज e टू द पावर माइनस टू टाउ u ऑफ टाउ डी टाउ। अब जैसे ही u ऑफ टाउ है मतलब जीरो के बाद ही एग्जिस्ट करेगा, तो यहां से हम इसको हटा देते हैं और हम ये लिमिट्स को जीरो से लिख लेते हैं। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस टू टाउ अपॉन माइनस टू, और लिमिट्स हमें क्या पुट करनी है, फ्रॉम जीरो टू t। तो अगर हम t पुट करेंगे तो देखिए फिर से लोअर लिमिट में अगर आपको ये माइनस साइन दिख रहा है यहाँ पर, तो पहले लोअर लिमिट पुट कर लीजिए। तो जीरो पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1, माइनस जब आप t पुट करेंगे तो e टू द पावर माइनस टू टी, और डिवाइडेड बाई ये t, आप माइनस साइन मर्ज कर चुके हैं तो यह वैल्यू आपको मिली। लेकिन आपको जब रिजल्ट आप लिखेंगे तो आपको सिर्फ इतना नहीं लिखना, आपको t की रेंज कैरी करनी है। आपने यहाँ जो t की रेंज डिफाइन कर दी कि ये वैल्यू हमारी 0 से t तक होगी, मतलब 0 के बाद ही हमारे लिए चीज़ डिफाइंड है, तो आपको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा इनटू u ऑफ t टू डिफाइन रेंज ऑफ t। रेंज ऑफ t आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये सॉल्यूशन हमारा कब तक आएगा, क्योंकि आपने लिया है 0 से t। ये कब पॉसिबल है ये इंटीग्रल, जब आपकी t 0 से बड़ी कोई वैल्यू हो, तभी आपके इस इंटीग्रल का सिग्निफिकेंस है। अदरवाइज आपका ये इंटीग्रल, क्योंकि आप माइनस इन्फिनिटी से 0 तक की चीज को तो हटा चुके हैं, तो अगर t भी लेस देन 0 होता तो उसको भी हटा दिया होता हमने। अगर हम t को कैरी कर रहे हैं, इसका मतलब t की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो ये जो भी रिजल्ट आया ये हमेशा सिर्फ किसके लिए होगा, t ग्रेटर देन 0 के लिए। तो उसके लिए आपको इसके साथ में क्या लिखना पड़ेगा, ut मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। ये जैसे आपने टाइम डोमेन में सॉल्व किया इतना, अगर आपको ये पता था कि इम्पल्स रिस्पॉन्स ये है, इसका मतलब आपको पता था कि इसका लैप्लास क्या है, h ऑफ s की वैल्यू 1 अपॉन s प्लस 2 है, ये आपको पता था। आपने ये LTI सिस्टम लिया, इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स आपको पता था, तो आपने ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन कर दिया 1 अपॉन s प्लस 2, और आप कह रहे हैं कि इनपुट आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, आपको क्या देखना है, आपको स्टेप रिस्पॉन्स चाहिए, मतलब स्टेप इनपुट के लिए रिस्पॉन्स चाहिए। तो अगर आप xt इनपुट की जगह पर क्या ले लें, ut, मतलब अगर आप देखें x ऑफ s की जगह पर अगर आप क्या ले लें 1 अपॉन s, तो इस इनपुट के लिए लैप्लास
आपको जो आउटपुट मिलेगा वही आपका स्टेप रिस्पॉन्स होगा। तो y ऑफ s की वैल्यू क्या हो जाएगी, h ऑफ s है 1/s+2, x ऑफ s है 1/s, आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, दोनों का प्रोडक्ट, मतलब वैल्यू क्या होती है 1/s इंटू s+2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 इंटू 1/s माइनस 1/s+2। और जब आप इसका इन्वर्स लैप्लास लेंगे तो यही चीज़ आपको मिलेगी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2t ut। तो आप चाहे टाइम डोमेन मेथड फॉलो करें, फ्रीक्वेंसी डोमेन, दोनों ही आपको रिजल्ट देंगे। लेकिन ये जो रेंज कैरी करने वाली हमने बात की है, ये आपको इंपॉर्टेंटली ये आपको ध्यान रखना है। एक और इजी एग्जांपल देख लीजिए इसी पर, फिर हम एक इनिशियल कंडीशन के थ्रू सिस्टम का, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर हमारे सिस्टम डिफाइंड है तो उसके लिए हम इनिशियल कंडीशन से एक प्रॉब्लम देखकर फिर इस चैप्टर को आपके लिए मैं छोड़ दूंगा। आप जितनी प्रैक्टिस कर सकें इसमें, और जो भी डाउट्स हों फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हार्डली 10 मिनट्स और। टाइम डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन, दोनों में आपका इक्वल कंफर्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही कंटिन्यूस टाइम डोमेन और डिस्क्रीट टाइम, इन दोनों टाइप के सिग्नल्स में भी आपका बिल्कुल इक्वली कंफर्टेबल होना ये भी बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ें अगर आपने कर ली सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में, तो फिर आपका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट भी होगा और डेफिनेटली स्कोर भी आप करेंगे। ठीक, तो जैसे इस रेंज को समझने के लिए एक बार हम और ले लेते हैं। एच टी यू ऑफ टी माइनस 3 गिवन है, इंपल्स रिस्पॉन्स, और पूछा गया है स्टेप रिस्पॉन्स क्या होगा। तो स्टेप रिस्पॉन्स क्या होती वैल्यू, -∞ टू टी एच ऑफ टाउ डी टाउ। तो आपको पता है कि अगर आप इसको देखेंगे u ऑफ t माइनस 3 का इंटीग्रेशन टाउ -3 लिख लेते हैं हम। तो आपको पता है अगर आप स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है आपको, रैंप फंक्शन। मतलब आप यहां से देखकर डायरेक्टली लिख देते कि ये वैल्यू r ऑफ t माइनस 3 होगी। आपको ये पता है कि r ऑफ t माइनस 3 का मतलब ऐसा होगा। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं कि ऐसा हमने क्यों कहा। अगर आप इस इंटीग्रल को रिलेट करते, मतलब अगर आप इसको इवेल्युएट करते, तो क्योंकि ये फंक्शन 3 के बाद ही एग्जिस्ट करेगा, तो आप इस लिमिट को चेंज करके क्या लिख सकते थे, 3 टू इन्फिनिटी। उस बीच में फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये आपका फंक्शन है u ऑफ t प्लस 3, u ऑफ t माइनस 3 जो 3 से इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रहा है। इस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा x ऑफ t है, तो h ऑफ t है हमारा ये। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे इंटीग्रेशन, तो हमें 1 को इंटीग्रेट करना, दैट इज 1 इंटू डी टाउ को। ये तो डी टाउ का इंटीग्रेशन क्या वैल्यू होगी, ये वैल्यू कितनी हमारी t है। तो डी टाउ का इंटीग्रेशन टाउ, लिमिट्स आपने पुट की कहां से कहां तक, 3 से लेकर t तक। तो अब ये जो रिजल्ट आएगा, ये तो दिख रहा है हमें, ये वैल्यू कितनी आ गई, t माइनस 3 आ गई। लेकिन हम सिर्फ t माइनस 3 नहीं लिखेंगे, हम इसके साथ और क्या लिखेंगे, ये बताने के लिए कि t हमारा 3 से ग्रेटर है, तभी हम ये इंटीग्रल 3 से लेकर t तक ले रहे हैं। तो इसलिए आपको इसके साथ ये लिखना पड़ेगा u ऑफ t माइनस 3 की ये रिजल्ट होगा, लेकिन सिर्फ t के बाद ही एग्जिस्ट करेगा 3 के, तो इसके साथ ये लिखना जरूरी है। अब जैसे हमने ये इंपल्स रिस्पॉन्स से स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड किया, अगर सेम एग्जांपल होता जो अभी हमने किया था, अगर मान लीजिए यहां गिवन है s ऑफ t इज e टू द पावर माइनस 2t ut, और आपको इंपल्स रिस्पॉन्स निकालना है ht इज व्हाट। इसको भी आप फ्रीक्वेंसी डोमेन से भी कर सकते थे। इसका ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जैसे आप अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन से करते तो hs e टू द पावर माइनस 3s अपॉन s u ऑफ t माइनस 3 का ट्रांसफॉर्म। और आपको क्या चाहिए, स्टेप रिस्पॉन्स चाहिए। मतलब इनपुट क्या अप्लाई कर रहे हैं आप, स्टेप रिस्पॉन्स मतलब इनपुट है आपका ut, मतलब x ऑफ s की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन s है। तो अगर आप देखें इन दोनों का ओवरऑल आउटपुट ys, तो xs इंटू hs मतलब e टू द पावर माइनस 3s अपॉन s स्क्वायर। 1 अपॉन s स्क्वायर का इन्वर्स आपको पता है rt, उसमें माइनस 3s से मल्टीप्लाई किया, मतलब शिफ्टिंग करनी है आपको 3 से, तो ये रिजल्ट कितना आ गया,
r ऑफ t माइनस 3, जिसको आप और क्या लिख सकते थे, t माइनस 3 u ऑफ t माइनस 3 लिख सकते थे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको समझनी है। तो जैसे अगर हमने यहाँ ये फंक्शन लिया अपना स्टेप रिस्पॉन्स, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर माइनस 2t ut। अब ये दोनों ही टाइम के फंक्शंस हैं, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें हम, एक बार पहले हमने इसको कांस्टेंट रखा, ई टू द पावर माइनस 2t को हमने कांस्टेंट रखा और ut को डिफ्रेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, क्या रिजल्ट मिला डेल t, प्लस आपने ut को कांस्टेंट रखा और ई टू द पावर माइनस 2t को डिफ्रेंशिएट किया, तो माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 2t। तो अगर हम देखें प्रोडक्ट प्रॉपर्टी से एक्स टी इंटू डेल टी के फॉर्म की ये चीज़ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स ऑफ 0 इंटू डेल ऑफ टी, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू t इज इक्वल्स टू 0 पर क्या होगी वैल्यू 1, तो 1 इंटू डेल टी एंड प्लस यहाँ से ये साइन माइनस हो जाएगा, माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 2t u ऑफ t। तो ये आपका क्या आ गया, स्टेप रिस्पॉन्स आ गया। अगर हम इसको फिर से फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखते, तो यहाँ से फिर से अगर हम देखें इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो ये आपका स्टेप रिस्पॉन्स है। मतलब अगर हम इनपुट ले रहे हैं xt, अगर हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं ut, जिसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता x ऑफ s 1/s, उसके लिए जो हमारा आउटपुट आ रहा है yt, वो yt क्या है हमारा टाइम डोमेन में e टू द पावर माइनस 2t ut, या फिर हम कहें फ्रीक्वेंसी डोमेन में y ऑफ s की वैल्यू कितनी है 1/s प्लस 2। तो फिर से ys की वैल्यू क्या होती है xs इंटू hs। अगर आपसे इम्पल्स रिस्पॉन्स पूछा गया, मतलब आपको ट्रांसफर फंक्शन का इन्वर्स चाहिए, तो h ऑफ s की वैल्यू क्या होगी, h ऑफ s इज ys अपॉन xs। तो ys की वैल्यू पता है हमें, दैट इज 1/s प्लस 2, और उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है x ऑफ s से ys अपॉन x ऑफ s। तो x ऑफ s की वैल्यू कितनी है हमारी 1/s, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी s इंटू s अपॉन 2। तो अब देखिए इसका अगर आपको इन्वर्स लिखना होता, तो एच टी क्या वैल्यू होती, अगर सिर्फ 1/s प्लस 2 होता तो उसका इन्वर्स हमें पता है। अब ट्रांसफॉर्म में s का टर्म कब मल्टीप्लाई होता है, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब अगर हमें इसका इन्वर्स लिखना होता तो हम क्या लिखते, d बाई डी टी ऑफ जो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म है 1/s प्लस 2 का मतलब e टू द पावर माइनस 2t ut, और इसी के रिजल्ट से हमें ये वैल्यू मिली है। यहाँ भी हमारा जो रिजल्ट आया है वो यहीं से आया है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं टाइम या फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो जब भी हमारे पास कोई LTI सिस्टम होगा, हम यहाँ से ये डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो भी आपके पास LTI सिस्टम होगा, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके पास, क्योंकि तीन चीज़ें होती हैं xt, ht, yt, या फिर लैप्लास डोमेन में xs, hs, ys। तो अगर टाइम डोमेन में आउटपुट देखना है तो कन्वॉल्यूशन, दैट इज xt कन्वॉल्व विथ ht, और अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखना है तो मल्टीप्लीकेशन, दैट इज xs मल्टीप्लाइड विथ hs। तो कोई दो क्वांटिटी आपको नोन होगी, तीसरी आपको फाइंड करनी होगी, तो उसके लिए हमने प्रोसीजर देख लिया। ठीक है, अब यहाँ से एक और चीज़ है कि अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको सिस्टम डिफाइन किया गया है, तो उस केस में जैसे मान लीजिए, ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन से d2yt अपॉन dt स्क्वायर प्लस 5 dyt अपॉन dt एंड प्लस 6y ऑफ t इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ x ऑफ t एंड प्लस x ऑफ t। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है विथ इनिशियल कंडीशंस आपको गिवन है कि y ऑफ 0 माइनस इज 1 या 2 ले लेते हैं हम, एंड y डैश ऑफ 0 माइनस इज 1, और आपको गिवन है इनपुट xt इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 4t ut। तो आपसे अगर पूछा जाए फाइंड आउटपुट y ऑफ t इज व्हाट, मतलब देखिए आपके पास क्या गिवन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जो हमारे किसी सिस्टम को डिफाइन कर रही है। ठीक है, अब उस सिस्टम के लिए आपको इनिशियल कंडीशंस गिवन है। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, तो हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी देखा था कि अगर हम दोनों तरफ लैप्लास अप्लाई कर दें या फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दें, तो क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म्स टाइम डोमेन डिफरेंशियल इक्वेशंस को फ्रीक्वेंसी डोमेन एल्जेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, जहां भी d बाई डी टी है वो चीज़ s से रिप्रेजेंट हो जाएगी, तो आपको एक एल्जेब्रिक इक्वेशन मिलेगी। अब वहां से अगर आप दोनों तरफ ys और xs का रेशियो आप अगर निकाल लें, दोनों तरफ से अगर इवेल्युएट कर लें आप, तो आपको ys अपॉन एक्सेस मिल गया, मतलब h ऑफ s मिल गया।
अगर एच ऑफ एस मिल गया तो यहाँ से अगर आपको एच ऑफ एस मिल गया और आपको अगर एक्स टी गिवन है तो एक्स टी गिवन है तो इसका लैप्लास निकाल कर एक्सेस हमें पता चल जाएगा। तो अगर एच ऑफ एस आपने निकाल लिया, एक्स ऑफ एस पता है, तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन से क्या मिल जाएगा? आउटपुट वाई टी मिल जाएगा और उस वाई टी का इन्वर्स मतलब वाई एस मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फिर जब हम इन्वर्स लेंगे तो हमें वाई टी मिलेगा। तो जैसे अगर हम इसको सॉल्व करते तो इनिशियल कंडीशंस अगर गिवन होती हैं तो उस केस में अगर मान लीजिए कि हमने लिखा वाई टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाई एस, तो अगर इनिशियल कंडीशंस गिवन है तो d2 yt अपॉन dt स्क्वायर इसका क्या होगा लैप्लास? हमने अभी लिखा कि इसका लैप्लास s स्क्वायर टाइम्स y ऑफ s माइनस s इंटू वाई ऑफ जीरो माइनस और माइनस y डैश ऑफ जीरो माइनस, ये हमें इस टाइप से ट्रांसफॉर्म लेना है। तो अगर हम इस पूरे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में अपना ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा? s स्क्वायर इंटू वाई ऑफ s प्लस अभी हमने लिखा ये माइनस s इंटू वाई जीरो माइनस एंड माइनस वाई डैश ऑफ जीरो माइनस, ये हमारे इस टर्म का लैप्लास लिखा हमने। ऐसे ही इसका लैप्लास क्या होगा? प्लस 5 इंटू डी वाई बाई डी टी का लैप्लास हम लिख लें तो एस वाई एस माइनस वाई ऑफ जीरो माइनस और फिर प्लस 6 वाई टी, तो 6 वाई ऑफ एस इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर अब आपको अगर डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी का लैप्लास अगर आपको लेना है तो अब इसमें अगर आप लैप्लास में लिखते कि आप क्या लिखते इसका लैप्लास एस एक्स एस माइनस एक्स ऑफ जीरो माइनस। तो आपको ऐसा नहीं लेना कि यहां पर जब तक इसकी इनिशियल कंडीशंस आपको गिवन नहीं है तो आपको डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी के लैप्लास में कोई भी इनिशियल कंडीशंस आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपका जो ये सिग्नल है ये यू टी है जो जीरो के बाद ही शुरू होगा। तो जीरो माइनस पर ये सिग्नल हमारा क्या है? जीरो है। जीरो माइनस की अगर हम बात कर रहे हैं तो जीरो माइनस पर हमारा ये सिग्नल कैसा है? जीरो है। तो इसमें कोई इनिशियल कंडीशंस आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप क्या लिखेंगे? सिंपली 6 इंटू मतलब डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी का लैप्लास एस इंटू एक्स ऑफ एस एंड प्लस एक्स टी का लैप्लास एक्स ऑफ एस। देखिए अब यहां से दो चीजें और जो हम डिस्कस कर लेते हैं, आगे हमें टाइम मिले नहीं मिले। अगर मान लीजिए ऐसी कोई इक्वेशन गिवन होती और अगर आपसे इंपल्स रिस्पांस पूछा जाता, अभी तो यहां हमें किसी दूसरे इनपुट के लिए रिस्पांस पूछा जा रहा है, अगर हमसे इंपल्स रिस्पांस पूछा जाता तो इंपल्स रिस्पांस मतलब रिस्पांस ऑफ द सिस्टम फॉर इंपल्स इनपुट, तो उसको आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते थे। अगर ये जो जहां भी एक्स टी लिखा है इस एक्स टी की जगह पर अगर आप क्या ले लेते? डेल टी ले लेते। तो कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास है या डिफरेंस इक्वेशन अगर आपके पास है इन केस ऑफ डिस्क्रीट, इंपल्स रिस्पांस अगर पूछा जाए तो डायरेक्टली भी आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूटिंग एक्स टी इक्वल्स टू डेल टी। ठीक है, तो यहां पर अगर हमें इनपुट कुछ और गिवन है तो हमारे पास ये ऐसा रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब अगर हम यहां से देखें कि अगर हम y ऑफ s के टर्म्स को सेपरेट करें, अगर हम देखें y ऑफ s अगर हमने कॉमन कर लिया तो एक फैक्टर है s स्क्वायर, एक फैक्टर क्या आएगा? प्लस 5s और एक फैक्टर क्या आएगा? 6। इसके बाद ये y ऑफ जीरो माइनस इसकी वैल्यू है 2, आपको गिवन है y ऑफ जीरो माइनस इज 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2s। y डैश ऑफ जीरो माइनस की वैल्यू है 1, तो माइनस 1 और यहां से 5 इंटू वाई ऑफ जीरो माइनस, तो मतलब ये वैल्यू कितनी है? माइनस 10 है। तो अगर आप देखें ये वैल्यू इज इक्वल्स टू, यहां से अगर आपने एक्स ऑफ एस कॉमन कर लिया तो ये वैल्यू कैसी है आपकी? s प्लस 1 है। तो अगर आप देखें ये जो टर्म आपका है, अगर आप चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन करके ये माइनस 10 प्लस 1 मतलब ये माइनस 11 है, तो इसको हम 2s प्लस 11 लिख सकते हैं, माइनस अगर आपने कॉमन बाहर निकाल लिया। तो ये जो आपका टर्म है ये कहां से मिला आपको? इनिशियल कंडीशन से मिला, ये आपका इनिशियल कंडीशन से मिला है। ठीक है, तो अगर आप यहां से y ऑफ s की वैल्यू देखते तो यहां से y ऑफ s की वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं? अगर आप इस टर्म को दूसरी तरफ ले लें तो आपके पास ये फैक्टर है एक्स इंटू एस प्लस 1 प्लस 2s प्लस 11। ठीक है, ये जिसमें से हमने कहा कि ये जो हमारी है फैक्टर ये कहां से आया है? ये इनिशियल कंडीशन से आया है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका क्यों आया है? क्योंकि इनपुट नॉन जीरो है। अगर इनपुट जीरो होता तो एक्स ऑफ एस की जगह क्या आ जाता? जीरो आ जाता। तो ये जो दो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं यहां से, अभी हम वाई एस अगर लिख रहे हैं तो ये पूरा फैक्टर डिवीजन में आएगा। अभी हमने वाई एस इंटू अगर इतना लिखा होता तो ये चीज इधर आ गई, लेकिन हमने इस फैक्टर को भी यूज नहीं किया, तो इस फैक्टर को अगर हम करें तो ये दोनों के साथ डिवीजन में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6 और यहां भी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6। तो हम यही बात कर रहे थे कि ये जो पार्ट हमारा है आउटपुट का, ये आपका टोटल रिस्पॉन्स है। ये क्या आपका? टोटल रिस्पॉन्स। अब ये आप अगर देखें तो ये टोटल रिस्पॉन्स, एक हम जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से कुछ पार्ट मिल रहे हैं
तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सिर्फ इनपुट की वजह से है, मतलब ये हमारा जीरो स्टेट रिस्पॉन्स है। ये हमारा सिर्फ इनपुट की वजह से मतलब ये फोर्स्ड रिस्पॉन्स है, मतलब ये जीरो स्टेट रिस्पॉन्स है। और ये हमारा जो पार्ट हमें दिख रहा है, क्योंकि ये सिर्फ इनिशियल कंडीशंस की वजह से है, तो इसलिए हम कहेंगे ये हमारा क्या है, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स है। अगर आप देखें तो आप वैल्यूज देख सकते थे, एक्स ऑफ एस हमारा कितना है, एक्स टी अगर e⁻⁻40 ut है, मतलब एक्स ऑफ एस की वैल्यू 1/s+4 है। तो 1/s+4 इंटू ये s+1, और ये वैल्यू इसको हम लिख सकते थे s+2 s+3। ठीक है, ये एक पार्ट आपको मिल गया। और ये प्लस में ये 2s+11 अपॉन ये वैल्यू, इसको फिर से अगर आपने ब्रेक किया तो s+2 s+3। तो अगर आप देखें, अगर आपने इसको, अगर ओवरऑल ये आपका y ऑफ s है, तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि इससे आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको स्टेडी स्टेट वैल्यू भी मिलेगी, और आपको क्या मिलेगा, यहां से ट्रांजिएंट का भी कुछ फैक्टर मिलेगा, लेकिन इस वाले पार्ट से आपको सिर्फ ट्रांजिएंट का फैक्टर ही मिलेगा। अगर आप यहां से देखें कि जो वैल्यूज मिल रही हैं आपको, अगर आप ब्रेक करते तो यहां से हम इसको आगे लिख सकते थे, दैट इज y ऑफ s इज इक्वल्स टू, अगर हम इस पार्ट को मान लें a/s+2 प्लस b/s+3 एंड प्लस c/s+4, ये हमारा यहां से आ जाता इसके पार्शियल फ्रैक्शन से, और फिर यहां से भी आपको वैल्यू मिलती, दैट इज प्लस, इसको अगर फिर से हम मान लें d/s+2 एंड प्लस e/s+3। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन निकालना, अब मैं इसको यहां पर छोड़ रहा हूं इस क्वेश्चन को, ये आप डेफिनेटली इसको आप कर सकते हैं इवैल्यूएट ए बी सी डी और ई की वैल्यूज। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको जीरो स्टेट रिस्पॉन्स मिलेगा, और यहां से आपको क्या मिलेगा, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इस कंडीशन में आपको दिख रहा है कि इसमें से भी e⁻⁻2t -3t -4t का फैक्टर मिलता है, मतलब जीरो स्टेट रिस्पॉन्स में भी ट्रांजिएंट के पोर्शंस हो सकते हैं। यहां पर हमें कोई कांस्टेंट टर्म आउटपुट में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ये जो हमने वैल्यू ली है, अगर हम देखें तो ये एक टर्म हम यहां पर क्या मिस कर रहे हैं, दैट इज 2s, ठीक है। ये सब कुछ एक बार आप कैलकुलेशन देख लेना, मेनली हमारा यहां पर प्रोसीजर डिस्कस करने का था, तो यहां पर अब आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से अगर आप ये जो वैल्यूज लेंगे, इसको आपने s+1 अपॉन इस वैल्यू को आपने इस फॉर्म में किया, तो आप देखेंगे कि यहां से ए बी और सी में हो सकता है आपके पास कुछ कांस्टेंट वैल्यूज भी आ सकती हैं, ठीक है। वैसे नहीं आएंगी क्योंकि s+2 s+3 s+4। तो इस तरह से हम जीरो इनपुट और जीरो अपने स्टेट रिस्पॉन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास, आप जब उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो वहां से आपको क्लियर होगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं। बहुत सारे आपकी प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जैसे अभी हमने देखा कि टाइम डोमेन में अगर हमारे पास इस टाइप की चीजें आ गई कि -t d/dt ऑफ e⁻⁻4t इंटू एक्स ऑफ -2t+4। अगर मान लीजिए इस सिग्नल के लिए आपको ट्रांसफॉर्म निकालना हो, अगर आपको पता हो कि x ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है x ऑफ s, और अगर आपको ये कोई सिग्नल डिफाइन कर दिया x1 ऑफ t, अगर बोले कि इसका लैप्लास निकालिए x1 ऑफ s इन टर्म्स ऑफ x ऑफ s, तो यहां से आप प्रॉपर्टी लगाना शुरू करेंगे। टाइम शिफ्ट किया, स्केलिंग की, रिवर्सल किया, तो इतने पार्ट का ट्रांसफॉर्म पता चल गया। फिर उसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की, फिर उसमें डिफरेंशिएशन किया, फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन बाय t किया। तो ओवरऑल क्या आप इस सिग्नल का ट्रांसफॉर्म निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप प्रॉपर्टी में साउंड है, आप प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे। फिर आपको हो सकता है इनवर्स लैप्लास निकालना हो, अगर आपके पास x ऑफ s आपके इस फॉर्म में गिवन है, दैट इज -s इंटू d/ds ऑफ e⁻⁻4s इंटू एक्स ऑफ, मान लीजिए आपका x1 ऑफ s है, x ऑफ 2s+5। अगर आपको ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको बताया गया है कि x ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है x ऑफ s, तो इसका रिलेशन अगर x1s का x ऑफ s के साथ ऐसा है, तो क्या आप सिग्नल xt और x1t में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें आपको देखनी है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफर्टेबल हैं या नहीं। इनिशियल कंडीशंस और विदाउट इनिशियल कंडीशंस, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। कॉन्वोल्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं उसको टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन से भी और लैप्लास के यूज से फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी, दोनों मेथड से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं।